हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और यह हमारी दूसरी पार्ट की वीडियो है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, इसलिए हमने इसको सोचा दो पार्ट में कर देते हैं। और आप लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह तय करूंगा कि क्या एक ही पार्ट में वीडियो लाया जाए या इसे हम दो पार्ट में कर सकते हैं। हमने पहले पार्ट में पहले बता दिया था कि प्रायोगिक है। इसमें मैं प्रयास करूंगा आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। आप लोग को सलाह भी दे सकते हैं कि हाँ, अगर इसको ऐसे किया जाए तो और बेहतर होगा। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि उसको शामिल किया जाए इसमें। तो चलिए बाकी बचे हिस्से के लिए चलते हैं। क्रॉनिकल का यह बनाओ अपना नोट्स, हैशटैग बनाओ अपना नोट्स से इसे हम चला रहे हैं। तो बाकी हिस्सा देख चुके थे, अब यहाँ पे देखने वाले हैं केंद्रीय पंजीयन सहारा रिफंड पोर्टल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 23 को केंद्रीय पंजीयन CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। सहारा एक जो है फर्म थी, आप लोग जानते होंगे। ये लोगों का पैसा जमा करते थे और जो है अच्छा खासा ब्याज देते थे, तो लोगों को लगता था कि हाँ, हमारा प्रॉफिट हो जाए, क्या बुरा है। उसके बाद इन्होंने कुछ अनियमितताएं की, जिसकी वजह से सेबी का डंडा चल गया और उसके बाद इनके तमाम खातों को सीज कर दिया गया, इनकी स्कीम को बंद कर दिया गया। उसके बाद इसमें फंसे निवेशकों के पैसा काफी परेशान होने लगे निवेशक। तो जिसकी वजह से अब सरकार ने यहाँ पर जो है हस्तक्षेप किया है और उसने यह पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे एक मिनिमम जो है अमाउंट लोगों को मिल सके। सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को अपने पैसा वापस पाने में मदद करेगा। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। रेजर पे ने मलेशिया में अपना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे, जैसे गूगल पे, फोन पे है, वैसे ही रेजर पे है, मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे ये शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इतना जान लेना आवश्यक है। उसके अलावा मलेशिया में डिजिटल व्यापार वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 22.6% का योगदान देता है। 2025 तक इसे 25.5% तक बढ़ने की संभावना है। आपको यहाँ कमेंट करके बताइए कि भारत की स्थिति क्या है। टोटल सकल घरेलू उत्पाद का डिजिटल व्यापार की हिस्सेदारी कितनी है उसमें। आपको आश्चर्य होगा, हम इनसे भी आगे हैं, कई बेहतर हैं। गूगल पे ने छोटे मूल्य के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया है। ठीक है, यूपीआई लाइट शुरू किया है, एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है। इसकी मदद से एक बार में 200 रुपए तक का भुगतान बिना यूपीआई पिन डाले किया जा सकता। इसे यहाँ पे देखो। उसके बाद यूपीआई लाइट खाते में दिन में 2 बार 2000 रुपए तक लोड किए जा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से पे कर पाएंगे। यूपीआई लाइट भुगतान की घोषणा पहली बार आरबीआई द्वारा सितंबर 2022 में किया गया था, जिसमें यह था कि बिना इंटरनेट की व्यवस्था के भी आप 200 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ ही था उस समय। यूपीआई लाइट में 15 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों को सपोर्ट करते हैं। गूगल पे से पहले पेटीएम और फोन पे यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत कर चुके हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले किन्होंने यह व्यवस्था प्रारंभ की है या ये पहला है, जो भी होगा। आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की का पंजीकरण रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे, इसलिए बैंकों का नियंत्रण इसी के हाथ में होता है। 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण इन्होंने रद्द कर दिया है। ओएलएक्स इंडिया के ऑटो व्यापार का कार ट्रेड टेक अधिग्रहण। ठीक है, बस इतना जान लेना किसने अधिग्रहण किया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक गैर सरकारी संगठन है, यह सरकार दोस्तों 2014 से जब से आई है, इसने जो ये गैर सरकारी संगठन होते हैं या जो एनजीओ होते हैं, इनके ऊपर इसने काफी तगड़ा जो है वार किया था। और भारत में बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जो भारत के कानून के मुताबिक नहीं चल रहे थे और उनके वित्तीय लेन देन में तमाम प्रकार की अनियमितता देखी गई, तमाम प्रकार के फ्रॉड देखे गए, जिसकी वजह से सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े। अब देखिए, ये जो एनजीओज होते हैं, आप यह कभी मत सोच के चलिएगा कि नहीं ये तो जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो सरकार को हथौड़ा क्यों चलाना पड़ रहा है, सरकार हथियार इस पे जो है कार्रवाई क्यों कर रही है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, आप लोग आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। ये जो एनजीओज होते हैं, ये केवल लोगों की मदद नहीं करते हैं, या कहा जाए तो यह मदद की आड़ में कहीं न कहीं दूसरे लोगों के कहा जाए तो एजेंडे को फिट कर रहे होते हैं। इसलिए सरकार इन पर नजर रखना प्रारंभ कर ली। तो इसलिए 2014 से बहुत ज्यादा एक्टिव है सरकार और इस पर ध्यान दे रही है। इन्हें विदेशी फंड मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अखबार ने भारत के भी तमाम ईमानदार पत्रकारों के ऊपर बताया है कि इन्होंने कैसे पैसे ले लेकर
वर्तमान सरकार के लिए जो है रिपोर्टिंग किया है उसके खिलाफ। तो कहने का मतलब क्या है कि एनजीओ के काम बहुत ही ऐसे भी होते हैं जो सुनने के बाद आपको भरोसा उठ जाएगा एनजीओ पर से। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये कभी अन्य विषय पे मिला के कर देंगे। तो यह क्या करता था, यह जो संगठन था जो दलित और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। तो यहाँ काम इनका एक्चुअल में कुछ और होता है। यह रद्दीकरण ट्रस्ट को विदेशी अनुदान प्राप्त करने या उसका उपयोग करने से रोकता है। ठीक है। नई दिल्ली में नामित भारतीय स्टेट बैंक में एफसीआरए बैंक खाता खोलने में ट्रस्ट की विफलता है। मतलब इन्होंने खाता नहीं खोला। क्यों? अगर एक खाता खोल देते तो इनको कितना पैसा आया, किस सोर्स से आया, सब गवर्नमेंट के पास डाटा होता। तो ऐसा इन्होंने किया, इसकी वजह से कार्रवाई की गई। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जिसे एफसीआरए कहा जाता है, एक भारतीय कानून है। भारत में व्यक्तियों, संघों और संगठनों द्वारा विदेशी योगदान या दान की स्वीकृत और उपयोग को नियंत्रित करता है। एफसीआरए 1976 में अधिनियमित किया गया था और यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान और दान का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अगर कोई एनजीओ है तो उसका मुख्य काम क्या होना चाहिए कि आप सेवा करिए लोगों की ना। आप किसी अन्य कार्य में, जो राजनीतिक कार्य है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के एजेंडे को लेके चलाना, कहीं न कहीं यह आपके उद्देश्य से भटकने जैसा है। वीजा द्वारा ब्राजील के पिस्मो का अधिग्रहण, विश्व की सबसे बड़ी भुगतान प्रोसेसर वीजा कार्ड होता है ना, जो एटीएम कार्ड वगैरह होता है, देखिए उस पर वीजा लिखा रहता है, ने ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा कर दी। केवल इतना ही काफी है यहाँ जानना। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का विलय कर लिया गया। विलय से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कार्य दो यूनिट कर रहे होते हैं तो कभी कभी काम का ओवरलैपिंग होने लगता है, या फिर कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर कुछ स्टाफ हटा दिए जाए तो यह काम यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि देखा जाता है कि यह काम हमारे कर्मचारी भी कर सकते हैं, तो अलग से यूनिट बनाने का कोई मकसद उद्देश्य नहीं है। और मर्ज कर लेने के बाद क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ भी आज लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ कमाल की बात देखिए, बिजनेस में लोग विलय करने पे भाग रहे हैं, विलय की ओर ओवरटेक करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दुनिया में यह अजीब तरह का ट्रेंड चला है। बिजनेस को अगर आप सम्मिलित कर लेते हैं, संयुक्त कर लेते हैं, तो एक बड़ा बिजनेस तैयार होता है। लेकिन परिवार में कहते हैं कि अलग हो जाएंगे तो विकास करेंगे। कैसे विकास कर सकते हैं? सिद्धांत तो एक ही है और वह यूनिवर्सल होगा। ठीक है। एचडीएफसी और एचडीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस का विलय 1 जुलाई 2023 में किया गया। अब इसके प्रभाव क्या होंगे, क्या होगा, यह देखिए। कमाल की बात क्या है, देखिए। एचडीएफसी बैंक 14.12 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ विश्व की चौथी और भारत की सबसे बड़ी, ध्यान रखिएगा, बैंक बन गई है। ठीक है। तो है नहीं कमाल की बात? तो ये समझने वाली बात है यहां पे। ठीक है। तो यह क्या है, विश्व की चौथी बड़ी बैंक बन गई है यहां पे। विलय के बाद एचडीएफसी, विलय के बाद एचडीएफसी जो बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या, हमने सोचा इस पे पेन चल जाएगा, लेकिन जो पहले से हाईलाइटेड है उस पर पेन नहीं चलने वाली है। तो ऐसे आप समझते चलिए। ठीक है। तो यहाँ क्या है, यह पूछा जा सकता है कि विश्व के किस नंबर पे या रैंकिंग क्या हो गई एचडीएफसी की। तो भारत की सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है और विश्व की चौथी बन चुकी है। तो अगर विश्व की चौथी बनी है तो बाकी तीन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको भी आप यहां जान लीजिए। बताते हैं, भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों में एचडीएफसी बैंक पहले स्थान पे पहुंच चुके। आईसीआईसीआई बैंक इसके बाद है दूसरे नंबर पे, 6.53 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है। एसबीआई की 5.11 लाख करोड़ की। तो ये क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पे है। अब विश्व के सबसे बड़े बैंक कौन है? जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, यह पहले स्थान पे है। ठीक है। अमेरिका की कंपनी है। और दूसरी है चीन की इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका बैंक ऑफ अमेरिका। इतने जो है ये सारे बैंक जो है आपके तीनों चारों हमने यहाँ देख लिया। फिलहाल केवल यह देखना था कि कौन सबसे बड़ी बैंक बनी है वैश्विक स्तर पे, भारत के स्तर पे। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। और बाकी आप जानते होंगे कि जीएसटी कलेक्शन साल प्रति साल हर क्वार्टर में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है अपने आप में कलेक्शन का। ठीक है। और सरकार के पास भरपूर पैसा जा रहा है।
जीएसटी काउंसिल की 85वीं बैठक में कैंसर की दवा पर लगने वाले टैक्स में पूरी छूट दे दी गई है। ठीक है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा क्या किया गया, कच्चे स्नैक्स, प्लेट्स, सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य पदार्थ हो गए। जैसे क्या होता है ना कि बाहर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदिए तो वही कोल्ड ड्रिंक आपको 20 रुपए की पड़ेगी, 30 रुपए की, लेकिन वही अगर अंदर खरीदिए, अगर आप मल्टीप्लेक्स में गए हैं, अगर आप पीवीआर वगैरह में गए हैं, तो वही 250 का पड़ेगा, 200 का पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस पे जीएसटी क्या किया गया, 18% से घटाकर 5% कर दिया। 5 स्लैब बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, पहले इसको 18 में रखा गया था, वो 5 में कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या होगा, जैसे घुड़सवारी वगैरह होता है, घुड़दौड़ होता है, कैसीनो होता है, तो ये काइंड ऑफ जैसे एलीट क्लास पर्सन होते हैं ना, तो वो उसमें जाके इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के गेम खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है, टैक्स का रेशियो यही होना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा इनकम उसके पास ज़्यादा टैक्स, जिसके पास कम इनकम उसके पास कम टैक्स। तो सामान्य जो है सड़क पर चलने वाला आदमी या सामान्य व्यक्ति तो कैसीनो जाता नहीं। ठीक है, और घुड़दौड़ वगैरह भी उसे करना नहीं होता। ठीक है, तो इस पे 28% कर दिया गया कि इनके पास पैसा है और ये दे सकते हैं। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट स्पेस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च पर जीएसटी में छूट दी गई है। अब इसमें क्या किया गया, जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नकली जरी धागे पर लगने वाले जीएसटी को 12% घटाकर 5% कर दिया गया है। एलडी स्लैग पर लगने वाले दर को 18 से घटाकर 5% कर दिया गया। इसके अलावा आरबीएल बैंक और आईसीबीसी बैंक को निर्दिष्ट बैंकों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन्हें सोने, चांदी, प्लेटिनम के आयात पर आईजीएसटी में छूट मिलेगी। आईजीएसटी मतलब जो इंटर स्टेट जीएसटी होती है, या फिर जब बाहर से कोई सामान आप मंगा रहे हो। अब आते हैं यहाँ अगला सार संक्षेप की बात कर लेते हैं। कुछ नियुक्तियां होती हैं, कभी कभी प्रश्न पूछता है किसकी नियुक्ति की गई, कौन रिटायर हुआ, किसका निधन हुआ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न भी बनते हैं, तो इनको भी थोड़ा देखना जरूरी है सरसरी निगाह से। जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, डॉक्टर थानी अल जायोदी डब्ल्यूटीओ के 13वें सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो केवल इतना जान लेना है कि यह 13वें हैं और ये चुने गए कहाँ के हैं, अबू धाबी के। ठीक है, न्यायमूर्ति आलोक राधे तेलंगाना, इंपॉर्टेंट नहीं, हम तेलंगाना पीएस में तो फिलहाल कोई जाने वाला नहीं है। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने, इंपॉर्टेंट है। राकेश पाल को आईसीजी का पहला गनर होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो जब कुछ खास पॉइंट हो तो नोट करना चाहिए। ठीक है, सतपाल भानु जीवन बीमा निगम का प्रबंधन निदेशक नियुक्त हुए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये यहाँ नोट कर लीजिएगा। निवृत्त राय इन्वेस्ट इंडिया में एमडी और सीईओ नियुक्त। ठीक है, तो यह देख लेना है। निवृत्ति राय नाम काफी यूनिक है। ठीक है, तो यह क्या हुआ है, इन्वेस्ट इंडिया। अब इन्वेस्ट इंडिया क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके वे वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई। योग्यता की अगर बात करें इनके, तो काफी योग्य व्यक्ति हैं। इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया को देखें कि क्या है यह, तो भारत सरकार का आधिकारिक निवेश संवर्धन और सुविधा प्रदाता एजेंसी। इनका काम क्या होता है कि अगर निवेश आ रहा है तो उस निवेश को कैसे हम जैसे क्या होता है ना, कभी कभी इंक्वायरी होती है ना, आप जाते हैं इंक्वायरी लेने ना, तो इंक्वायरी लेते हैं तो इसका मतलब एडमिशन थोड़ी ले लेते हैं, या कोई चीज़ अगर जानकारी लेते हैं खरीद थोड़ी लेते हैं। तो क्या होता है कि दुकानदार का या कोचिंग वाले का या किसी और का पूरा प्रयास रहता है कि इस इंक्वायरी को हम एडमिशन में कन्वर्ट कर लें। तो क्या कहता है कि भारत सरकार ने क्या कहा कि अब भाई हमारे वित्त मंत्री हमारे व्यापार मंत्री हमेशा तो फ्री है नहीं। ठीक है, कि वो बैठे हैं हमेशा कि आओ भाई हमसे बात करो। तो इस प्रकार की यूनिट बना दी जाती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी उनको आप हैंडल करो। ठीक है, और उनको आप समझो कि कितना क्या निवेश कैसे करना है, उसका निर्णय आप लो। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। राजय कुमार सिन्हा एसबीआई कैप्स के प्रमुख बने। एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एसबीआई कैप्स के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, एसबीआई कैपिटल मार्केट भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली निवेश बैंकिंग सहायक कंपनी है। एसबीआई कैप की स्थापना अगस्त 1986 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में और पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके हैं। तो यह हमारा थोड़ा सा एसबीआई कैप के विषय में जानकारी रही। उज्जवल भुइयां एवं एस वेंकट नारायण भट्टी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। इस समय कुल 30 न्यायाधीश थे। 2 नए की नियुक्ति के बाद कितनी संख्या हो गई, 32 हो गई। शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष। शेख तलाल अल सबाह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और यह क्या है एशिया ओलंपिक परिषद? एशिया ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है। एशिया के
45 देशों के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और भारत इनका सदस्य है। न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और इसके जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि इसके अध्यक्ष हमेशा न्यायमूर्ति ही बनते हैं, रिटायर्ड न्यायमूर्ति। ठीक है, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है। यह अपने आप में काफी गौरवशाली विषय है कि विश्व में इतने सारे देश हैं लेकिन केवल 3 के पास ऐसा है जो पर्यावरण से संबंधित डेडिकेटेड न्यायालय है। देखिए क्या होता है, एक तो न्यायालय सामान्य न्यायालय हो गया कि वहां पर जो है किसी तरह का केस आ रहा है, हर तरह का केस आ रहा है और सुन रहे हैं। लेकिन एनजीटी से तात्पर्य हो गया कि भाई देखिए पर्यावरण जैसे मुद्दों को डिले नहीं किया जा सकता। ठीक है, पर्यावरण जैसे मुद्दे को डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या करना है, इसलिए बेहतर होगा कि इसके लिए एक अलग से ही न्यायालय का गठन कर दिया जाए। जैसे जो हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं, रेप हो गए होते हैं, मॉलेस्टेशन होता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाकी न्यायालय में जब ऐसे जो है मुद्दे जाते हैं, ऐसे केस जाते हैं तो उनकी तारीख पे तारीख शनि देवल वाला हाल हो जाता है, तो ये समस्या खड़ी करते हैं। तो क्या हुआ, अगर एक डेडिकेटेड न्यायालय का गठन कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, मामले में त्वरण कार्रवाई हो जाएगी, त्वरित कार्रवाई होगी और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता, किसी न्यायाधीश का यह कथन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत। ठीक है, रूस की तेल कंपनी रासनेफ्ट के निदेशक मंडल में पहले भारतीय की नियुक्ति हुई है और कौन है, ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के पूर्व डायरेक्टर जी के सतीश। ठीक है, सतीश रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी आपसे बता चुका था कि अगर यह बात आ जाए कि पहले हैं तो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कोई घटना पहली है तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तुषार मेहता 3 वर्ष के लिए पुनः सॉलिसिटर नियुक्त किए गए। ठीक है, जून 2023 को 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल पुनः बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है, भारत सरकार के लिए कानूनी मामलों की देखरेख और सहायता करना इनका। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है, एसजीआई जो होते हैं, उनके इस जो है सहकर्मी होते हैं। इनका काम केंद्र सरकार को देश के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है। जैसे अभी 370 का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर एक तरफ कपिल सिब्बल जी हैं और एक तरफ आपके जो है अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। ठीक है, बी नीरज प्रभाकर आयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति आरएसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। पेडावेगी में स्थित आईआईओपीआर भारत का एकमात्र संस्थान है जो पाम ऑयल पर अनुसंधान करने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो यह थोड़ा बहुत जानकारी रखना है, क्योंकि देखिए जैसे आपके यहाँ धान है, गेहूं फसल है और विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, तो क्या होता है कि अनुसंधान कार्य नियमित रूप से चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते, क्यों चलते रहते हैं, जैसे अब बारिश कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, गर्मी बढ़ रही है, तो क्या होता है कि इनको मॉडिफाई किया जाता है कि ये कम पानी में भी कैसे अच्छी पैदावार दे सके, कम रासायनिक उर्वरकों के बावजूद अच्छी पैदावार दे सके। ठीक है, तो इसी तरह से जो पाम ऑयल होता है, तो जो हमारे कोस्टल रीजन है, जो हमारे कोस्टल स्टेट हैं, तो इन सब जगहों के लिए कैसे नारियल को बागवानी में कन्वर्ट किया जाए, कैसे वहाँ ऐसे पेड़ लगाए जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे, उनमें तमाम और चीज़ें होती हैं, ताड़ के पेड़ वगैरह के लिए, इन सब के लिए यह काम करता है, खोजबीन का काम करता है, अनुसंधान का कार्य करता है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, न्यायमूर्ति उपाध्याय पिछले 11 वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूद न्यायाधीश रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी परीक्षा में। तो अब देख लेते हैं, कुछ लोग जो है स्वर्गवासी हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, भगवान की आत्मा को शांति दें। प्रसिद्ध मराठी लेखक शिरीष कांडेकर का निधन हो गया, स्तंभकार लेखक थे ये। ठीक है, 25 जुलाई 23 को मुंबई में निधन हुआ इनका। ठीक है, लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, सामना, फ्री प्रेस जर्नल, मराठी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशनों में काम किया था इन्होंने। इसके अलावा इनकी रचनाओं को देखें अगर तो कनेकरी, फिल्मबाजी, शीर्षासन, नटबोल्ट बोलपत, कानकेरी, क्रिकेट वेद और इरसाला की जैसी पुस्तकें, सुर परम्ब्या, कहानी लगाओ बत्ती, सर्वश्रेष्ठ हास्य कहानी, इन सबके ये जो है रचनाकार रहे हैं।
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है, और चांडी पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 12 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने लोकप्रिय नेता ये थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 17 जुलाई 2023 में निधन हुआ। शुद्ध गणित में शोध किया इन्होंने। ठीक है, और नार्लिकर मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में भी योगदान अपना दिया था। प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार नंबूदरी का निधन हो गया। नंबूदरी को केरल ललित कला अकादमी से राजा रवि वर्मा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए केरल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। हैकर केविन मिटनिक 59 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हैकर केविन मिटनिक 59 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और एक कमाल के जो है हैकर थे एक समय के अपने हैकिंग करियर का विवरण देते हुए इन्होंने घोस्ट इन द वायर्स माय एडवेंचर्स एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड हैकर। तो ये सब क्या है ना, आपकी परीक्षा में इनकी पुस्तकों का नाम पूछा जा सकता है, और खासकर इस तरह की जब बड़ी पर्सनालिटी होती है तो जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने 1988 में 1 मिलियन की चोरी की थी हैकिंग के माध्यम से। सोचिए कमाल की बात है ना कि 1988 में 1 मिलियन कितनी बड़ी रकम होती थी। ठीक है, अब पुरस्कारों की बात कर लें। कुछ पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति ने प्रदान किए भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, और डिजिटल इंडिया लैंड्स रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के उत्कृष्ट राज्य वाले सचिवों और जिला कलेक्टरों को यह प्रदान किया गया। ठीक है, सर्वाधिक पुरस्कार किसे मिला? ओडिशा को, मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड कहीं दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यह मान के चलिए कि यहाँ पर रैंकिंग में इन दो राज्यों को ध्यान रखना है। मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न ऐसे घुमा के बना देंगे, क्या है सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान दोनों है, ध्यान रखिएगा नागरिक है भी सैन्य दोनों को ये बड़ा है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले, ध्यान रखिएगा क्या है, पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इस बात को मत भूलिएगा कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। मोदी ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में मिस्र के जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, वहां के क्या ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। और कमाल की बात देखिए, आप देखिए आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस पे मैं कुछ व्यक्तिगत राय भी नहीं देना चाहता आपको, लेकिन जब बात अपने देश के प्रधानमंत्री की आती है, अपने देश के राष्ट्रपति की आती है, तो वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, लेकिन वे हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह का एक नजरिया बना के चलिए। आप व्यक्तिगत रूप से मोदी के विरोधी हैं, मोदी के सपोर्टर हैं, हमें नहीं पता, और वो मैटर भी नहीं करता, लेकिन जब बात आती है देश के गौरव की, देश के सम्मान की, तो वहां आप लोग एक पक्ष से बोला करिए, एक सुर में बोला करिए। 9 वर्षों में मोदी को यह 14वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना, कमाल की बात। ठीक है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान इस तरह दिया गया है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। लीजन ऑफ द ऑनर के ग्रैंड क्रॉस नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में स्थापित किया गया था इस पुरस्कार को। ठीक है, निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, शेखर कपूर व्हाट लव गॉट टू डू विद इट फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। व्हाट लव गॉट टू डू विद इट फिल्म में 9 श्रेणियों को नॉमिनेटेड किया गया था। तो बस ये जान लीजिए कि फिल्म का नाम और किसने निर्देशित किया। NLC इंडिया लिमिटेड को GEM पुरस्कार, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड 7 जुलाई को 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार प्रदान किया गया है। NDMC को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, NMDC भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। NMDC भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा और विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में देखें, यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न उद्यम है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में अवस्थित है। इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया कि इसके बारे में जो क्लू पॉइंट्स है ना, पिन पॉइंट्स है, उनको जरूर आपको याद रखना चाहिए, और इसी तरह आप नोट भी करते जाइएगा, बेहतर होगा।
ठीक है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 को आयोजन हुआ। यह अभ्यास का क्या है, 15वां संस्करण शुरू किया गया है। ठीक है, 17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलान बटोर में होगा, 17 से 31 जुलाई के बीच में। ठीक है, इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, सैनिक क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से हमारे संबंध काफी स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा अगर हम इस तरह के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो हम आने वाले समय में क्या करेंगे, हथियारों का निर्यात करेंगे, क्योंकि ये सब देश क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगर इनके हमारे संबंध अच्छे होंगे तो जब व्यापार होगा तो व्यापार क्या होगा, व्यापार हमारी तरफ धनात्मक रहेगा, यानी कि हम व्यापार लाभ की स्थिति में रहेंगे। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। ठीक है, भारत नौसेना ने अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के रक्षा बलों व नौसेनाओं के साथ 10 से 12 जुलाई 2023 को सेशल्स में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 आयोजित किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और डकैती का मुकाबला करना। जैसे होता क्या है कि आप लोग ये सोचते हैं जंगल में डकैत होते हैं, समुद्र में कहाँ डकैत होंगे। तो अगर आपको आपने एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन करके कोई मूवी है ऐसे ही, उस फिल्म को जरूर देखिए। ठीक है, हॉलीवुड फिल्म है। तो इसमें क्या है ना, उस फिल्म को देखेंगे, कमाल की बात है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें दर्शाई गई कि कैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, वे कैसे अपनी जीविका मतलब कैसे रहते हैं, उनका अपना जो है इकोसिस्टम कैसे उन्होंने बना रखा है। तो देखना चाहिए, फिल्में कभी कभी जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज आईएनएस सुनैना इस बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का हिस्सा बना था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय सेना का कौन सा जहाज इस अभ्यास का हिस्सा बना था। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स का आयोजन किया गया। जिमैक्स का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में 5 से 11 जुलाई के बीच होगा। भारत अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास साल्वेक्स आयोजित किया है। ठीक है, साल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया था। दोनों सेनाओं 2005 से इस संयुक्त अभ्यास में भाग ली। भारतीय नौसेना आईएनए और फ्रांसीसी नौसेना एफएन में साझेदारी में समुद्री अभ्यास। आईएनएस राणा हमारी तरफ से है। ठीक, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा एक निर्देशक, मिसाइल विध्वंसक और स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सुमेधा ने 30 जून 2023 को बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज एफएस सुरकाफ के साथ समुद्री अभ्यास किया। एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। रॉयल कारपोरेशन के प्रबंधन निदेशक रंजीत प्रताप द्वारा लिखित पुस्तक एज द व्हील टर्न्स जैसा कि पहिया घूमता है का विमोचन किया। बस इतना जानना जरूरी है। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम, सुरेश गंगोत्री और इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पुस्तक भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम के जीवन को दर्शाती है। चिदम्बरम 2001 से 8 तक भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और कैबिनेट वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, विनोद मनकारा निम्नलिखित में से प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। ठीक है, तो यह किया गया है, किसका पुस्तक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से किया गया इसका विमोचन। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है, विनोद मनकारा की। ठीक है, पुस्तक प्रिज्म एंस्टेबल एबोर्ड ऑफ रेनबो विज्ञान लेखों पर एक संग्रह है। टीएन सेशन द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोग्राफी चर्चा में है और रहना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी सरकार क्या कर रही है कि एक विधेयक ला रही है जिसके द्वारा क्या करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गया कि आप जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव करेंगे तो उसमें अपोजिशन लीडर भी होंगे और प्रधानमंत्री आप स्वयं भी होंगे, चीफ जस्टिस भी होंगे या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें क्या किया गया, जो सरकार है वो क्या कर रही है, विधेयक ला रही है जिसके द्वारा क्या करेंगे कि नियम को ही बदल देंगे। ठीक है, और इसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे और जो है लोकसभा अपोजिशन लीडर भी होंगे। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन द्वारा लिखित पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ने भारतीय चुनाव के महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया है। ठीक है, इनकी किताबों को काफी लोग पढ़ते थे और इनके विचारों को काफी फॉलो करते। कहा जाता था, टीएन सेशन कहते थे हम नाश्ते में नेताओं को खाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इतने स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन थे जहां आज तक आप लोगों ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा अपनी पीढ़ी में इनके जैसा चुनाव आयुक्त।
इन्होंने एक बार क्या किया, मना कर दिया था कि हम चुनाव ही नहीं कराएंगे। जब सरकार इनकी बात नहीं मान रही थी, उनका हम नहीं कराएंगे चुनाव, जाओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा ना कि एक तो संवैधानिक संस्था है, दूसरी चीज क्या है कि आप उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के यही। टीएन सेशन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के भी लेखक हैं। तो दोनों बुक्स आप याद रखिए। पुस्तक कृष्णा द सेवन सेंस का मलयालम अनुवाद जारी। ठीक है, केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने IIM कोझिकोड के निदेशक देबाशीष चटर्जी की पुस्तक द्वारा लिखी कृष्णा द सेवेंथ सेंस का मलयालम में अनुवाद किया। राज्यपाल द्वारा चटर्जी की पुस्तक कर्म सूत्र लीडरशिप एंड विजडम इन इन अनसर्टन टाइम्स के नवीनतम संस्करण का भी अनावरण किया। विविध देखते हैं। मार्तंड शहद। मार्तंड शहद को हाल ही में GI टैग दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो यह शहद इंडिकेटर तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक गाढ़ा प्राकृतिक एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट और पौधों के पोषण से भरपूर जैविक शहद है। इसमें पराग और प्रोपोलिस के साथ विटामिन, अमीनो एसिड और खनिज पाए जाते हैं जो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाते हैं। बस हो गया, ये जान लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि हो सकता है बड़ी परीक्षाओं में पूछ ले। फोंगनोन कोन्यान नागालैंड के राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है। नामांकित महिला है PT उषा फोंगनोन कोन्याक और डॉक्टर फौजिया खान सुल्तानदेव। यहाँ पे आइए देख लेते हैं कुछ, इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, चार्टर्स अकाउंटेंट डे और GST डे दोनों मनाया गया था। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, यह जो है थीम था इस वर्ष का। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मनाया गया। 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस USA मनाया गया। 7 जुलाई वैश्विक क्षमा दिवस, वैश्विक क्षमा दिवस, वैश्विक चॉकलेट दिवस और वैश्विक विश्व खुशहाली दिवस है। 10 जुलाई मछली किसान दिवस, 10 जुलाई को मछली किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। इसका थीम क्या था? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं संभावनाओं से भरपूर। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस। इस बार कुछ अलग करने की ठाने, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें, कागज के बैग का उपयोग करना शुरू करें। विश्व युवा कौशल दिवस, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 को मनाया गया। इसका जो है वन और आजीविका, लोगों तथा पृथ्वी पर बनाए रखना, परिवर्तन भविष्य के शिक्षकों, प्रशिक्षकों, युवाओं को कुशल बनाना है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय 2023 का विषय जलवायु, भोजन और एकजुटता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। थीम क्या था? विश्व मस्तिष्क दिवस का विषय क्या था? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को पीछे न छोड़ें। ठीक है। 23 सितंबर 2023 को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी काउंसिल ऑफ डेलीगेट्स के बैठक के दौरान सार्वजनिक सभा में वकालत समिति ने 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस होता है। 24 जुलाई आयकर दिवस होता है। 25 जुलाई वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे होता है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस आदि। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। वन और आजीविका, लोगों तथा पृथ्वी को बनाए रखना है। विश्व हेपेटाइटिस डे। विश्व हेपेटाइटिस डे 2023 को थीम क्या था? हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्थक परिवर्तन लाना था। इसमें लीवर सूजन, गंभीर बीमारी, लीवर कैंसर आदि का पता चल जाए। ठीक है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस, इस दिवस की थीम बाघ संरक्षण के सामुदायिक भागीदारी। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। 30 को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आदि है। चलिए थोड़ा सा खेल के बारे में अब देख लेते हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो खेल से बड़ा प्रेम रखते हैं। ठीक है, तो उनके प्रेम को बरकरार रखा जाए और देखते हैं खेल संबंधित क्या चीजें हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन जीता। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन सुपर 50 बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में डबल का स्वर्ण पदक जीता है। विराट कोहली ने ब्रैडमैन के सबसे ज्यादा टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बनेगा तो केवल इतने में बन जाएगा।
विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 29वां टेस्ट शतक बनाकर ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वालों के मामले में विराट कोहली चौथे स्थान पर है। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। ठीक है, 600 विकेट लेने वालों की सूची क्या है जो लिए हैं? मुथैया मुरलीधरन, सेनवान, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले और स्टुअर्ट ब्रांड। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। भारत के ओपन वाटर तैराक अंशुमन झिंगरन ने 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल पार कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए हैं, तो एक साथ इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है। क्या एक साथ एक तो पार कर ली, ऊपर से सबसे कम उम्र के हैं। अंशुमान ने इस उपलब्धि के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 1947 के बाद चैनल पार करने में अंशुमान 114वें व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब आगे देखते हैं। सात्विक साईराज रंकेडी ने बैडमिंटन में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बैडमिंटन में पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिन्होंने अपनी मैच से 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दर्ज की गई। ठीक है, इससे पहले हम मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी टैन बून हाओंग के नाम पर था। महिला वर्ग में महिलाओं की टैन पड़ली 438। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में स्मृति मंधाना छठे स्थान पर हैं। ठीक है, इनको छठे स्थान मिला है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर दूसरे स्थान पर खिसक कर 8वें स्थान पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी पहले स्थान पर एवं इंग्लैंड की नताली सीवर ब्रंट दूसरे स्थान पर है। देखिए, क्रिकेट जरूरी नहीं कि आप पागलों की तरह देखिए, लेकिन हमारे भारत की बात है, सभी को बराबर देखना चाहिए, समझना चाहिए। गेंदबाज की सूची में 10 शीर्ष शामिल राजेश्वरी गायकवाड़ 9वें स्थान पर, अकेली भारतीय गेंदबाज। एशियाई एथलीट चैंपियनशिप थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भारत के कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने, कभी कभी संख्या पूछ ही लेता है तो तैयार रखिए, 6 स्वर्ण 12 रजक 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते हैं। भारत, जापान और चीन क्रमशः तीसरे स्थान पर ही हैं। जापान ने 16 स्वर्ण सहित 37 पदक जीते, जबकि चीन ने 8 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। यह तालिका दी हुई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 4 सेकंड का पॉज लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। विम्बलडन चैंपियनशिप 2023 में विम्बलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने 7 बार विजेता रहे नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। ठीक है, और चैंपियनशिप नाम अल्काराज विम्बलडन जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। बस इतना जानना है। पृथ्वीराज टोमिंडन ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने कैरियर की पहली टेस्ट पारी में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। ठीक है, इस जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका में खेले जा रहे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक बनाया। टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे, जिन्होंने 1933 में यह उपलब्धि हासिल की थी। निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भारत के निषाद कुमार 12 जुलाई 2023 को पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। निषाद कुमार ने यह पदक ऊंची कूद की T47 प्रतिस्पर्धा में जीता है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 11 पदक जीते हैं। तो यह जान लेना है कितने हैं, बस हो गया। भारत 6 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक अपने पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, पार्थ सनलूखे रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। यह यहाँ पे दिया गया है कौन किसने क्या जीता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। पहले इसका रख लीजिए इस तरह का। आशा करता हूँ आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट।
चलिए आगे। मध्य प्रदेश ने जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को जीती है। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड को 1-0 से हराकर चैंपियन बना। हॉकी मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र गोल गुरमेल कौर ने किया। एक कांस्य पदक में मैच में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 12-2 से हराया। गुडेश डी विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को हराया। गुडेश डी ने 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुडेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2023 में भारत के विश्व चैंपियनशिप का आनंद उठाया। यह प्रतियोगिता निम्नलिखित में से कौन प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है? गुकेश सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2023 में आनंद के खिलाफ रैपिड क्लास खोला। रैपिड सेगमेंट में मुकेश और आनंद दोनों संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। मुकेश ने 2019 में 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। वर्तमान में विश्व के 13वें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। मैक्स वाटरस्पैन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता। ठीक है। वेरस्टेपेन लगातार छठी बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। यह वेरस्टेपेन की कैरियर की 43वीं थी। इस वर्ष 10 रेसों में 8वीं जीत हुई। लक्ष्य सेन कनाडा के ओपन बैडमिंटन 2023 का जीता। ठीक है, को जीता। कैसे? भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्मण सेन ने 9 जुलाई 2023 को कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता। कनाडा के कैलगरी में लक्ष्य से चीन के ली सी फेंग को 21-18 और 22-20 से हराकर खिताब जीता। आयुध बास्केट महासंघ चुने अध्यक्ष हैं। कौन कौन से हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। वर्तमान अध्यक्ष आधव ने वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राज को हटाया। मध्य प्रदेश के बास्केट एसोसिएशन के अंतर्गत कुलविंदर सिंह को बीएसएफआई का नया महासचिव नियुक्त किया गया। बास्केटबॉल की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में की गई थी। बांग्लादेश के लिए शासी निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केट महासंघ का एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। लुसाना डायमंड हिल में श्रृंखला में नीरज चोपड़ा ने जीता पुरुषों का दिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। जूलियन बीवर 87.03 मीटर आगे दूसरे स्थान पर तथा तीसरे पे 86.13 मीटर थ्रो के साथ चेक करना ये याकूब वोल्तजे है। जेवलिन थ्रोअर नीरज का इस वर्ष का दूसरा गोल्डन मेडल है। अब देखते हैं वन लाइनर देख लेते हैं सारे के सारे। इसमें अभी तक जितना हमने डिटेल में देखा उसी को वन लाइन में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक प्रश्न पत्र भी देखेंगे। यूपीएससी ने जो ऑर्गेनाइज करा था ईपीएफओ के एग्जाम का, उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला राज्य से रिलेटेड है। जैसे खबरें हमने डिटेल में पढ़ा था वैसे यहाँ पर ये खबरें मिलने वाली हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया? कहाँ? राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया? राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 13 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 3.6 लाख परिवारों को गृह प्रवेश समारोह का उद्घाटन किया? असम में। आप कमेंट करके बताइए असम के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत बने रहते हैं सोशल मीडिया में और खबरों में भी। नागरिकों की सुविधा के लिए हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया। किस राज्य ने किया है? जम्मू और कश्मीर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? कहां पे? छत्तीसगढ़ में। अब राष्ट्रीय न्यूज देख। केंद्रीय सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया 27 जुलाई 2023 को। ठीक है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा कुफोस, केरल में। अच्छा, यहाँ पे मेरा गांव मेरी धरोहर यहाँ पे है। कमेंट करके आप लोग बताइए, मैं जानना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस कहाँ तक है। ठीक है, तो जो भी हैं कोई जरूरी नहीं कि लाखों हमारे नहीं है ऑडियंस, जो भी हैं 150 भी हैं।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, आप लोगों का गांव, अगर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट भी जोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून को लागू किया गया है? 21 राज्यों में। 21। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान, किस पर? पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन 20 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 17 जुलाई 2023 को 3300 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इन्होंने कहां पे किया है? यह कार्य इन्होंने लखनऊ में किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का क्या किया? इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, तो यह इसका शुभारंभ कहां से उन्होंने किया? नई दिल्ली से। 17 जुलाई 23 को ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पर इस जो वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं इसका एक बड़ा फायदा है, यह रिवीजन है। एक तरह से मैं कहूँ अगर बेहतर होगा कि यह रिवीजन क्लास है। ठीक है, यहाँ पे जितनी खबर आप तक कभी डिटेल में पढ़ते आए हैं उन सबका एक बार रिवाइज हो जा रहा है। तो अगर आप पूरी वीडियो एक बार में देख रहे हैं तो फायदा यह मिलेगा कि लास्ट में आपका रिवीजन हो जा रहा है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया है। कौन? ओएनजीसी लिमिटेड। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे जीएसटीएन के साथ डेटा साझा करने की अनुमति दी है? प्रवर्तन निदेशालय को, जिसे आप ईडी कहते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? बेंगलुरु में। आर्थिकी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग 12 जुलाई 23 में 22 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन यानी कि जो स्टेट डिजास्टर जो है टीम होती है आपकी STRF, एक NDRF होती है और एक SDRF होती है राज्य की। तो कितने रुपए जारी किए हैं इसके लिए? 7,532 करोड़ रुपए। 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की 11 जुलाई को ऑनलाइन गेमिंग की कितना प्रतिशत लाने की घोषणा की गई है? देखिए ऐसे ही प्रश्न मैंने वहां डिटेल में आपको पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट पर कितना जीएसटी कम किया गया या किसे कौन से स्लैब में शामिल किया गया, यह उसमें डिटेल में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? देखिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए कितने प्रतिशत रखा गया है? 28%। इसमें क्या है? इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा कैसीनो है और घुड़दौड़ है, ठीक है, इन सारे में 28% रखा गया क्योंकि लग्जरियस गेम है, आम आदमी थोड़ी कैसीनो जाता है। भारत किस देश के साथ 11 जुलाई 2023 में रुपए के द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। किस वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी ने वेदांता के साथ भारत में सेमीकंडक्टर उद्यम से अलग होने का निर्णय लिया है? फॉक्सकॉन ने। हाल ही में किस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष संचालन करने की घोषणा की है? किसने किया है? राष्ट्रीय आवास बैंक NHB। मेटा कंपनी जो कि फेसबुक की है, कौन सा एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? थ्रेड्स। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? 11 जुलाई 2023 को। HDFC बैंक और HDFC डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्प का विलय कब से प्रभावी होगा? 1 जुलाई 2023। अब HDFC की बात आ रही तो यहाँ भी यह भी हो सकता है विश्व का कौन सा सबसे बड़ा बैंक बन गया या किस नंबर का है, भारत का किस नंबर का बैंक है। ठीक है, ये सब चीजें। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को। भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? जापान के साथ। अभी देखिए, अभी जैसे जो भी रेयर अर्थ मटेरियल है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या आप कहा जाए तो जो मतलब कई सारे छोटे छोटे ऐसे उपकरण होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे उनकी जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। वे ज्यादातर जो सोर्स है वो चाइना है उनका। ठीक है, तो क्या होता था कि पूरा विश्व लगभग सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मटेरियल होते थे, अब आप कहेंगे रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है, तो कमेंट करके अगर पूछेंगे हमसे तो हम इस पर अलग वीडियो बना सकते, क्योंकि लगभग 5 से 10 मिनट का टॉपिक होता है पूरा। ठीक है, तो जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं जिनसे कि सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स बनते हैं मशीनों के, लैपटॉप के, मोबाइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं,
तो ये सब क्या करते हैं, इनका जो मटेरियल है, जो मिनरल्स है, चाइना में ही ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पे इसकी फैक्ट्री ज़्यादा जो है बनी, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा स्थापित हुई। उसके बाद क्या हुआ, विश्व के अन्य देश क्या हुए, चाइना के आयात पर, निर्यात पर निर्भर हो गए। चाइना से ही आयात करते थे सारी चीज़ों को, वे अपने यहाँ इसका जो है वो फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाए और ना ही उपलब्धता है वहाँ मिनरल्स की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कोविड के बाद क्या हुआ कि जो सप्लाई चेन है उसमें डाइवर्सिटी लाई गई, उसको डाइवर्सिफाई किया गया, विविधता लाई गई। मतलब अब केवल हम सेमीकंडक्टर चाइना से नहीं मंगाएंगे, अगर जापान दे रहा जापान से भी मंगाएंगे, साउथ कोरिया से मिल रहा साउथ कोरिया से भी मंगाएंगे, ताइवान दे रहा ताइवान से भी मंगाएंगे, जहां भी संभव है अलग अलग जगहों से हम मंगाएं। इससे एक पर बनी निर्भरता कम होगी और अगर किसी पर निर्भरता कम होगी तो क्या होगा, जितने ज्यादा आप आत्मनिर्भर बनेंगे उतने ही आप सशक्त बनते हैं। यह उदाहरण इसके लिए फिट बैठता है, आपके जीवन के लिए भी सबसे बेहतर है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य सहयोग से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई, कहां पे, नई दिल्ली में। हुआसोंग 18 अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है, उत्तर कोरिया ने। जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उसकी मारक क्षमता होती है। मतलब अगर हम अपनी मिसाइल, हमारे पे यहाँ ICBM अगर है हमारे पास, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो यह क्या होगी, अगर हम एशिया से छोड़ेंगे तो यूरोप तक मार करने में सक्षम होगी। तो इस तरह से इसे बोला जाता है अंतर बैलिस्टिक मिसाइल। 16 जुलाई 2023 को पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के द्वारा। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई, कहां आयोजित की गई, बैंकॉक में। कहां IIT दिल्ली के पहले परिसर की स्थापना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, कहां पे, अबू धाबी में। कमेंट करके बताइए कि भारत का IIT मद्रास ने विश्व में किस देश में अपना पहला IIT परिसर खोला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 किन देशों के मध्य हुआ, भारत और मंगोलिया। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया, मलेशिया में। भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, लिथुआनिया। एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया, कोलंबिया के कार्टेजोना में। किस देश के प्रधानमंत्री 10 जुलाई 2023 को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिंस। हाल ही में किस देश ने भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है, ताइवान। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने गठबंधन सरकार में प्रवासन नीति पर सहमति न बनने के कारण 7 जुलाई 2023 को इस्तीफा दे दिया, नीदरलैंड। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नैरोबी, केन्या। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT कैंपस स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, तंजानिया में। ठीक है, भारत के बाहर किस देश में पहला IIT कैंपस, और कहा जाए कि कौन सा IIT ये खोल रहा है, तो IIT मद्रास खोल रहा है। अभी मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने अल्जाइमर रोग के लिए हाल ही में किस दावा को अनुमोदित किया है, ठीक है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने, ठीक है, तो डोनानेमैब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में सिंगापुर के किस उपग्रह को PSLV C56 से लॉन्च करने की घोषणा की, DSSAR उपग्रह। ये जो PSLV है, या आपने सुना होगा SLV होता है, या ठीक है, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि महाबली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रॉकेट छोड़ा गया, चंद्रयान जो छोड़ा गया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बहुत भारी भरकम रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तो ये क्या है, PSLV का फुल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। एक तरह से जैसे व्हीकल्स आप गाड़ी समझ रहे हैं, तो एक स्थान दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उसी तरह ये भी व्हीकल्स होते हैं जो हमें सतह से, धरती से अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाते हैं। तो इसे बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोला जाता है। और C56 का मतलब क्या हो, इसकी संख्या है, यानी कि अभी तक इस क्रम के सैटेलाइट से 56 सैटेलाइट छोड़ी जा चुकी हैं। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, किसने, चीन का, जो ईंधन के तौर पर मीथेन का यूज किया गया है। स्पेन नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को किस राज्य की एक न्यूज चैनल ने लॉन्च किया है, किसकी, उड़ीसा की, स्पेन नाम की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को कहां से प्रक्षेपित किया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। हमारे सौरमंडल के बाहर देखा गया कि सबसे अधिक परावर्तक ग्रह कौन सा है, LTT 9779b। हाल में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, किस नाम से जाना जाएगा इसे, तो यह क्या है, PBW RAS1।
हाल ही में किस ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति की खोज की गई? शुक्र के वातावरण में। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने ऑस्टियो एचआर नेट नाम के एक एआई आधारित ढांचा विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार से किस अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का कहा है? तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत दर से बढ़ी है? 6.1%। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने की बात की गई है? पारका चिक ग्लेशियर का। किस मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और भंडारण के लिए ड्राफ्ट रोड मैप का अनावरण किया है? नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में सबसे छोटी विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेषों का पता लगाया है? कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए हाल ही में कहाँ शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? पेरिस में। भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान के निगाता विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कहाँ से पानी की बूंदों को पत्थरों से खोज की है? हिमालय से। किस देश कल ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन नामक एक उपकरण ले जाने की योजना है? अमेरिका। नेशनल जर्नल में प्रकाशित एक हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट ने किस झील में होने वाले वर्षा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से खतरा बताया है? लेक विक्टोरिया बेसिन लेक। योजनाओं को देखते हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा? ओडिशा सरकार। मिशन पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र की पहली बार कौन सी योजना शुरू की? क्रेडिट गारंटी योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? सोनभद्र के ओबरा में। हाल ही में सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए 1,218 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किसने की? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने। ओडिशा सरकार ने आदिवासी समुदायों और वनवासियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मो जंगल जमी योजना। दक्षिण रेलवे ने किस योजना के तहत विकास के लिए 90 स्टेशनों की पहचान करने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हाल ही में कितने प्रतिशत श्रमिकों ने छोड़ा है? कितने प्रतिशत? 21% श्रमिकों ने। अब रिपोर्ट और सूचकांक देखते हैं। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड 3.0 या कहा जाए 3.0 किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत रिपोर्ट में विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सिंगापुर का है, जिसका जितना स्ट्रांग होगा नंबर के तौर पर उतने देशों में आप बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रांग के संदर्भ में बोला जाता है। और भारत का क्या है यहाँ पे? 80वें स्थान पे, इससे पहले 85वें पे था। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं? 13.5 करोड़ लोग। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? चौथा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षों में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने के साथ गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है? 41.5 करोड़ लोग। खेल में देख लें, किसने हंगेरियन ग्रां प्री जीतकर रेड बुल टीम को 12वां फार्मूला 1 जीत दिलाई? तो वेरस्टैपेन ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 क्रिकेट खेलने वाले 10वें क्रिकेट कौन बन गए खिलाड़ी? विराट कोहली। भारत फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया? 99। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम कौन सा पदक जीता है? कांस्य। सबसे तेज बैडमिंटन के शॉट गिनीज विश्व रिकॉर्ड में भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है, किसने बनाया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आईसीसी की पहली एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में स्मृति मंधाना किस स्थान पर पहुंची है? 6ठे पे। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पे? 3रे पे। किस भारतीय निशानेबाज ने इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप लोनेटो 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोंडिमन। विलम्बडन टेनिस टूर्नामेंट का पहला महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा। विदेश में अपने डेब्यू मैच में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। भारत के किस धाविका ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर्स हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता है? ज्योति याराजी। पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है? निषाद कुमार। 12 जुलाई 2023 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव। एथलेटिक्स
एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किस देश के एथलेटिक्स महासंघ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ घोषित किया गया? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के किस खिलाड़ी को जून 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? वानिंदु हसरंगा। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? पार्थ सालुंखे। आयरलैंड के अमेरिकी में विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप में भारत ने किस जोड़ी ने कंपाउंड वर्ग के जूनियर मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर। कोयला मंत्रालय को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? बेस्ट एंगेजमेंट। अमेरिका के पेंटागन की जगह विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन बन गई है? सूरत डायमंड बोर्स। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलम्पिल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? एनी अवार्ड। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश पॉल। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी सीईओ हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? निवृत्ति राय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जुलाई 23 को किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? पोर्टवेल हवाई अड्डे। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र जिले में पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए 17 जुलाई 23 को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन त्रिनेत्र। यौन स्वास्थ्य मुद्दों पर किशोरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यूएनएफपीए द्वारा कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? खुल के पूछो। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस नाम से सब्सिडी वाला चना दाल लॉन्च किया है? भारत दाल ब्रांड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कब राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद पूसा में 95वां स्थापना दिवस मनाया? 16 जुलाई 2023। कौन सा नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाएगा? विश्व सर्प दिवस। कौन सा हवाई अड्डा 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा? नई दिल्ली का आईजीआई। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस। किस राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन मोड को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नेंस 2047 थीम के अंतर्गत स्कोच पुरस्कार सम्मानित किया गया? जम्मू कश्मीर। 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत 2 स्वर्ण पदक के साथ किस स्थान पर रहा? 9वें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों पर एम्बेसडर एट लार्ज के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? शेख तलाल फहद अल सबाब। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? माननीय मोदी जी को। किस फिल्म निर्देशक को व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया? शेखर सुमन को। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रकार का निधन हो गया? नंबूथिरी। रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के किस पूर्व डायरेक्टर को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? जीके सतीश। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना सॉल्वेक्स अभ्यास 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? कोची में। भारतीय वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल में किससे नियुक्त किया गया? कृष्ण मिश्रा। भारतीय नौसेना अभ्यास आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में। ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 67वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया? कोलंबो में। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजीत अगरकर को। ऑयल पाम आरएसी की नई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? बी निजर प्रभाकर को। ब्रिटिश किस लेखक को उनके साहित्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? माइकल रोसेन को। अब देखिए यूपीएससी की ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है इस पे, ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न आए हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको अगर जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यदि एक तार की लंबाई जिसमें धारा प्रवाहित है आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जाए तो दिए गए विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की क्रिस्टल पाए जाने पर बनाते हैं क्या? श्वेत रंग का लवण। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मैग्नीशियम का वायु में जलना। कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन से जलवायु परिवर्तन पर भारत में पंचामृत दृष्टिकोण के तत्व है या हैं? तो यहाँ पे दोनों है। भारत 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक की क्षमता तक पहुंचाने का लक्ष्य 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा भारत। किस क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित घोषित करने के लिए क्या
पूर्वापेक्षाएं हैं। क्या पूर्वापेक्षाएं हैं? जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य हो, उस क्षेत्र की सघनता यथोचित अमाप हो, उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। किसके कारण रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? 1924 की पृथकता सम्मेलन। किस नियोजन द्वारा नियोजित कुमार की आयु में संबंधित विवाद को जो किसी प्रमाणित दस्तावेज के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अधीन किस एक प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जा सकता है? विहित चिकित्सा अधिकारी। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने के संबंध में क्या सही है? एक स्वतंत्र व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यदि राज्य संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मंजूरी दी गई है तो अनुमति दी जा सकती है। किस राज्य का 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया है? माफ करिए, किसका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया है? जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। भारत सरकार 2000 सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को सरकार से ऊपर बना रखा है। किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया है? वीडी सावरकर ने। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहली घटना शुरू करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इलाहाबाद में हिंदू बोर्डिंग स्कूल हाउस की स्थापना, उसके बाद अंग्रेजी अखबार द लीडर की स्थापना, कांग्रेस राष्ट्रवादी दल कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की रचना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। किसी कर्मचारी के मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने के लिए उसके अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? 21,000। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ऐसे कर्मचारी जो मात्रानुपातिक काम पर नियोजित हैं, कालानुपातिक काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में सुधार होगी, पारिश्रमिक की न्यूनतम दर क्या कहलाती है? प्रतिभूति कालानुपाती दर। औद्योगिक नियोजन स्थायी अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को ट्रेड यूनियनों की अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजे जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएगा? 15 दिन। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं? 34। कौन सी एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है? कर्मचारी पेंशन योजना। केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरणों में कौन सा एक कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन अपीली प्राधिकरण होगा? कर्मचारी भविष्य निधि अपीली अधिकरण। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे के जन्म देने के लिए प्रसूति प्रसुविधा के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार है? 26 सप्ताह के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 में के अधीन क्या सही नहीं है? इस अधिनियम के उपबंध में शक्ति की सहायता के बिना काम करने वाले 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होगा। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के अधीन अब लाभार्थी किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं? 0 से 6 वर्ष। ट्रक कृषि के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें दोनों सत्य नहीं है। सेवा क्षेत्र के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो दोनों। खुदरा व्यापार तृतीयक कार्यकलाप के अंतर्गत आता है। अनुसंधान विकास आधारित कार्यकलाप चतुर्थक कार्यकलाप के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में कौन सा से कथन सही नहीं है? यह केवल बड़े गुणवत्ता वाले और गैर लाभकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के सृजन को उत्प्रेरित करने का कौशल विकास का संवर्धन करता है। अटल वयो अभ्युदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, अब कथन है, विचार करना है। भारत में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। कथन 2 है, वर्तमान में भारत में मौद्रिक नीति ढांचा केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित किया जाता है। तो इसमें क्या है, कथन कौन सा से? कथन 1 सही है किंतु 2 गलत। पहला सही कह रहा है, दूसरा गलत, क्योंकि जो यहाँ पर बताया मौद्रिक नीति है वह RBI के द्वारा तय की जाती है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा।
केंद्र सरकार राजकोषीय नीति पे काम करती है, जिसे आप फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और ये मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। कथनों पर विचार करना है। भारत में आरटीजीएस और निफ्टी भुगतान प्रणालियां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के स्वामित्व में और इसके द्वारा प्रचालित हैं। कथन एक है। कथन दो है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बैंकों द्वारा संवर्धित सत्ता है। ठीक है, तो एक गलत है किंतु कथन दो सही है, यानी कि आरटीजीएस निफ्टी भुगतान प्रणालियां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के तहत नहीं आती हैं। फिर कथन दे रहा है, बहुत मजबूत अमेरिकी डॉलर वैश्विक उधार को अधिसंकुचित करता है। अमेरिकी से बाहर के अनेक देश और कंपनियां डॉलर में उधार लेती हैं। कथन एक गलत है जबकि दो बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 100% चीनी और खाद्यान्न को विविध प्रकार के जूट के थैलों में पैकेजिंग करने का अधिदेश किया है। भारत सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 अधिनियमित किया है। तो इसमें कथन एक गलत है किंतु दो सही है, मतलब 100% ये नहीं रखा गया है। हाल ही में किस एक प्रधानमंत्री ने गति शक्ति पहल के अधीन भारत को आधारिक संरचना के सृजन से वित्त पोषण और साथ ही सामाजिक विकास, जलवायु के वित्त पोषण के निमित्त भारत की हरित समृद्धि की आकांक्षाओं में सहयोग हेतु अगले 5 वर्षों के लिए $25 बिलियन की वचनबद्धता की है एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कभी कभी समाचार पत्रों में लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुनर्कल्पित खोज इंजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना और किसी भाषा का अनुवाद, इन चारों के लिए। परिमाणिक घरेलू न्यूनतम ऊपरी कर क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉपअप टैक्स की आमतौर पर किसके संदर्भ में बात होती है? वैश्विक प्रति आधार क्षरण नियम, ग्लोबल एंटी बेस इरोजन रूल्स का। कभी कभी समाचार पत्रों में प्रोवेज पद का सर्वोत्तम रूप का सही वर्णन क्या है? कंपनियों के वित्तीय निष्पादन का दत्त संचय डेटाबेस जो शैक्षिक जगत के लिए विशेष रूप से अविकल्पित है। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाले एनएससी प्राइम से क्या द्योतित होता है? एक उच्च मानक कारपोरेट अभिशासन पहल। कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चन्नम्मा का की साथी थी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी? रायन्ना। 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम किसके संबंध में था? बाल श्रम। आजाद हिंद फौज कहाँ गठित हुई थी? सिंगापुर में। 1927 में भारत में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बर्केनहेड ने भारतीय रजवाड़ों ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने, भारतीय रजवाड़ों ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। कौन उस समिति का सदस्य नहीं था? तो एजे विल्सन नहीं। कार्नवालिस पुलिस प्रणाली के अधीन 20 से 30 वर्ग मील के थानों और पुलिस अधिकारियों में विभाजित था। सही था। उनमें से हर एक थाना दरोगा के नाम से अभिहित था, सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। बिल्कुल दोनों सही हैं कथन। औद्योगिक नियोजन आदेश 1946 के अधीन बनाए गए आदर्श स्थायी आदेश किस राज्य की समुचित सरकार के अधीन नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होते हैं? गुजरात। किस एक अधिनियम के अधीन बाह्य कर्मकार को स्पष्ट रूप से कर्मकार की परिभाषा से बाहर रखा गया? कारखाना अधिनियम 1948। ठेका श्रम विनिमय उत्पाद अधिनियम 1970। समुचित सरकार किसी स्थापना में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिबद्ध करने का विचार करती है? किस प्रकृति के कार्य पर ध्यान नहीं रखा जाएगा? कार्य आंतरिक प्रकृति पर। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन शिकायत प्रतितोषण संबंध समिति से संबंधित क्या सही नहीं है? यह ऐसे औद्योगिक स्थापना में जिसमें 20 या अधिक कर्मकार नियोजित या गठित होगी। ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन एक सुरक्षा समिति उस कारखानों की गठित की जाएगी जहां परिसंकट में वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं या हाथ से संभाली जाती हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे बार बार मजदूरी की बात हो रही, बार ये औद्योगिक जो है बार बार ये इस प्रकार के नियम क्यों आ रहे हैं? तो जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है उसमें आपको लेबर लॉ भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। कौन सा एक कथन सही नहीं है? मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मशीनरी की उधार खरीद को मुख्यतः रोजनामचे जर्नल प्रॉपर में दर्ज करने की जगह खरीद बही में दर्ज किया जाना किसका उदाहरण है? सैद्धांतिक अशुद्धि का। लेखा विवरणों में प्रासंगिक देयता के संबंध में टिप्पणियां संलग्न करने की पद्धति किसके अनुसरण में होती है? पूर्ण प्रकटन की परंपरा। बकाया किराए को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा में। किसी वेब पेज के ईमेल हाइपरलिंक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मेल्टो का।
मेमोरी क्षेत्र डिस्क में बफर के संदर्भ में स्पूल किसे निर्दिष्ट करता है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। कौन सा OIS परत की किसी जालक्रम में कंप्यूटरों के बीच संचार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? सत्र सेशन परत। डीएनए के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल को निर्दिष्ट करता है। बिल्कुल सत्य है। यह अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकता है। दोनों सत्य हैं। वेलामेन जो एक स्पंजी उत्तक है किस में बनता है? अधिपादपीय जड़ में। कथन सही नहीं है। वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है अम्लीय होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में कौन सा से कथन सही है? हैं ठीक है, तो बताना है। अनुच्छेद 128 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की अनुमति देता है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने, इसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। आदेश नहीं, ध्यान रखिएगा, अनुरोध है और इसी को एडहाक नियुक्ति भी कहा जाता है, तदर्थ नियुक्ति भी कही जाती है। किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का अतिक्रमण किया जा सकता है, उसे निलंबनाधीन रखा जा सकता है यदि कर्तव्य के निष्पादन में उपेक्षा हो रही है, यह कार्य राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने में विफल रहा है। निम्नलिखित संसदीय सदन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से? इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय होता है। इस योजना के अधीन जारी निधि व्यक्तिगत नहीं होती। संसद सदस्य की भूमिका निर्माण कार्यों को अनुशंसित करने तक सीमित होती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स किसका माप है? पोषण का। भोजन पकाने वाले ईंधन का, परिसंपत्तियों का, विद्यालय में उपस्थिति का। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 द्वारा अनुशंसित नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था अनुशंसन? निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता से मिलकर बनी समिति की सलाह से की जानी चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति का 1990 में उन्होंने यह अनुशंसन नहीं किया था। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कोई अनुशंसा जरूर की है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। अब पत्र पत्रिकाओं का यहाँ सार संक्षेप दिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 तक भारतीय आबादी कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है? 42.1%। उद्योग और सेवा क्षेत्र सकल मूल्य संवर्धन GVA में कितना प्रतिशत योगदान करते हैं? 80%। उद्योग और सेवा क्षेत्र कितने प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है? 54.4%। कृषि का 2019 में सकल मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान रहा? 18.29%। कृषि कितने प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है? 45.6%। 2000 में कृषि में कार्यरत आबादी का प्रतिशत 60.5%। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमान के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्र की GVA 2022-23 में 18.3% है। ब्रिक्स जैसे देशों का GDP विकास दर USA और जर्मनी देशों की तुलना कैसे अधिक? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी पहलों का उद्देश्य क्या है? पहला है किसान की उत्पादकता में वृद्धि लाना, जोखिम कम करना और आय में वृद्धि करना। सतत कृषि की बात करें अगर, किस प्रकार की कृषि पद्धतियों में प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर मिट्टी, पर्यावरण, समुदाय के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है? सतत कृषि। सतत कृषि विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या क्या होती हैं? जागरूकता का अभाव, वित्त का सीमित पहुंच, अपर्याप्त नीति और नियामक ढांचा, सीमित अनुसंधान, कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत, जलवायु परिवर्तन, बाजार तक कम पहुंच। सतत कृषि विकास मददगार कृषि पद्धतियां कौन सी हैं? सटीक परिशुद्ध खेती, कृषि वानिकी, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। देखिए ये सारे पॉइंट ना बड़े महत्वपूर्ण। जब आप सतत विकास, सतत कृषि की बात करते हैं ना, तो केवल इन पॉइंटों को आप रखते जाइए, एक आध दो पॉइंट एलिब्रेट कर दीजिए, कंप्लीट माना जाएगा। मिट्टी के बिना पोषक तत्वों भरपूर जल में पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। नियंत्रित परिस्थितियों में लंबवत परतों में की जाने वाली फसलों की खेती क्या कहलाती है? वर्टिकल फार्मिंग। पेड़ पौधों, झाड़ियों को फसलों, पशुधन के साथ अधिक स्थायी उत्पादक कृषि क्या कहलाती? कृषि वानिकी। किस योजना के अंतर्गत किसानों को आय सहायता हेतु फेस ऑथेंटिकेचर फीचर PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। भारत में कितने प्रतिशत किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी है? 6%। किसान कॉल सेंटर कितने भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है? 22। सतत कृषि मिशन आरंभ कब किया गया? 2014 से 15 के बीच।
एग्रीटेक स्टार्टअप देख लेते हैं यहाँ पे। तो कृषि और खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उपयोग कर किसानों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए एग्रीटेक कौन सा है? एग्री ऐप किस कृषि वानिकी मॉडल के माध्यम से कृषि पारिस्थितिकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? खेती लखीसराय के दुरडीह गांव में मॉडल फार्म का निर्माण कर रहा। यूजल संसाधनों को खोजने और पूर्वानुमान लगाने के लिए सटीक संचालित उपग्रह आधारित एआई सक्षम जल विज्ञान संबंधी विश्लेषण कौन प्रदान करता है? ओमसेट। मीन्स इट आउट क्या है? गहन प्रौद्योगिकी युक्त कृषि स्टार्टअप। जलवायु अनुकूल खेती की बात करें अगर, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की जनसंख्या कितने करोड़ पहुंच जानी है? 900 करोड़। विश्व के संपूर्ण जनसंख्या तक उसकी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व में मौजूदा खाद्य उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 70%। जबकि आप दोस्तों जानते होंगे जमीन जो है एक सीमित है, संसाधन है, उसे बढ़ाया तो नहीं जा सकता। जनसंख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो कैसे 70% तक बढ़ाया जा सकता है? कमेंट करके आप बताइए क्या उपाय हो सकता है। एक दो उपायों का आप नाम लिखिए कमेंट करके, बाकी मैं आपको बताऊंगा तो कौन से उपाय हो सकते हैं। आईपीसीसी 2018 की 5वीं आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2100 यानी कि 2100 तक धरती के औसत तापमान में कितने डिग्री तक वृद्धि हो सकती है? तो -2 से लेके सॉरी 2.5 डिग्री से लेके 5.8 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। सोचिए, कहाँ 1.5 डिग्री तक इसे लिमिट रखने का एक मानक बनाया गया था। तापमान में 1 डिग्री वृद्धि होने से मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन की उत्पादकता पर क्रमशः क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रमशः 7.4 गेहूं मक्का में, 6% गेहूं के और 6.2% चावल के, 3.1% की कमी पड़ेगी किसमें? सोयाबीन की उत्पादकता में। आप देखिए कितना भयंकर। और हमें क्या देखना है? 70% तक बढ़ाना भी अनाज। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या करेगा देखिए। तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने से अनाज के उत्पादन में कितने प्रतिशत तक की कमी आ सकती है? 20.40%, सॉरी 20 से 40% तक कमी आ सकती है। 70 हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तापमान वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील फसलें कौन है? संवेदनशील फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, कपास, टमाटर, जिस पे सबसे ज्यादा निर्भर आबादी है। भारत के लिए तो चावल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे उत्तर भारतीयों का तो प्राथमिक जो है भोजन है। विश्व बैंक के अनुसार जलवायु अनुकूलन खेती क्या है? यह भू परिदृश्य के प्रबंधन का ऐसा समेकित समाधान है जिसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती दर के अंतर संबंधों को ठीक किया जाए। विश्व बैंक द्वारा भू परिदृश्य के अंतर्गत खेती की जमीन के अलावा अन्य किसे शामिल किया गया? पशुपालन, जंगल और मछली पालन। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के तहत किन 3 परिणामों को लक्ष्य कर काम किया जाता है? उत्पादन में वृद्धि, बदले वातावरण को झेलने लायक फसलों का विकास और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो ये सारे पे कार्य किया जाता है। भारत में ड्राई लैंड खेती के अंतर्गत शामिल है कितना? 80% मक्का, 90% बाजरा, 95% दाल और 75% तिलहन। भारत 2021 से 39 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख फसलों की एल्ड कितने प्रतिशत तक कमी होगी? 9% तक की कमी आएगी उत्पादन में। भारत में तापमान में वृद्धि, वर्षा की अनिश्चितता, सिंचाई में पानी की कमी के कारण 2100 तक फसलों की उत्पादकता में कितने प्रतिशत तक कमी आनी है? 10 से 40% तक कमी आने की उम्मीद है। सोचिए दोस्तों, और जनसंख्या हमारी बढ़नी है, अभी घटनी नहीं है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेटवर्क प्रोजेक्ट जलवायु प्रतिरोधी कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार का आरंभ किया गया 2011 में। जलवायु प्रतिरोधी कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार का उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। किस मिशन के तहत पर्यावरण अनुकूल तकनीकों, बिजली बचाने वाले सक्षम उपकरणों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, समेकित खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल बहुलोकरण को अपनाया गया? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन फंड योजना के तहत किन राज्यों में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र आदि। जलवायु अनुकूल गांव का आरंभिक प्रायोगिक तौर पर कहां किया गया? जलवायु अनुकूल गांव हरियाणा के करनाल और बिहार के वैशाली में। परंपरागत कृषि विकास योजना का आरंभ कब किया गया? 2015 में। कृषिगत नवाचारों के लिए बायोटेक किसान योजना कब लॉन्च किया गया? 2017 में। अब देखते हैं पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप में।
बायोटेक किसान योजना के तहत कितने जलवायु क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में 146 बायोटेक किसान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? 15 से 110। खेतों पर पेड़ लगाने के उद्देश्य से किस वर्ष एग्रो फॉरेस्ट्री पर उप मिशन आरंभ किया गया? 2016-17। राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? 14-15 में। जल स्रोतों के संरक्षण, इसकी बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए एक समेकित वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट तैयार करने हेतु किस मिशन का आरंभ किया गया? राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कृषि क्षेत्र सहित अन्य सेक्टरों में पानी के इस्तेमाल की क्षमता कितना प्रतिशत बढ़ाना है? 20%। सतत विकास के लिए नवाचार देख लेते हैं। यहाँ पे सतत विकास के अंतर्गत 3 आयामों को शामिल किया जाता है: पारिस्थितिकी सतत विकास, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संरचनाओं द्वारा किन क्रांतियों ने भारत के विकास में योगदान दिया? हरित, श्वेत, नीली, पीली, स्वर्णिम। अच्छा, आप बताइए कमेंट करके। हरित और श्वेत तो सामान्यतः सभी जानते होंगे, नीली भी सभी जानते होंगे, पीली और स्वर्णिम कमेंट करके बताइए। और अगर आप इनमें से पांचों को नहीं जानते तो प्लीज कमेंट करके बताइए पांचों के बारे में। ये किस फसल से संबंधित? मोदी के द्वारा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, तिलहन, सरसों, मूंगफली सहित कितने खास विशेषताओं वाले किस्मों को देश को समर्पित किया गया? 35। समृद्ध राष्ट्र के लिए उचित पोषण के लिए दृष्टिकोण के अनुसार 4 फसलों की कितनी किस्मों को बायो फोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई? 11। बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या हो? उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना, जैसे उसमें मिनरल्स, विटामिन, इन सबको ऐड कर देना उस किस्म फसल में। उद्यमिता कृषि में सतत विकास हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया है? पोषक संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार। हरी। चावल, गेहूं, मक्का, देखिए ये चीज जरूर हरी याद रखिएगा, ठीक है। हरी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि हरी के बिना कुछ नहीं हो सकता और आजकल नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, पोषक संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार को हरी कहेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, मूंगफली, अलसी, सरसों और सोयाबीन जैसे फसलों के लिए 79 बायो फोर्टिफाइड किस्मों को कृषि कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। नारी, ध्यान रखिएगा, नारी, यहां आ गया नारी। देश के 125 आदिवासी बहुल जिलों में मौजूद पारंपरिक कृषि ज्ञान प्रणालियों के प्रलेखन सत्यापन हेतु कौन सा काम किया जा रहा है? ज्ञान प्रणाली होमोस्टेट कृषि प्रबंधन। अर्का सस्य पोषक रस किन पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण है? तो क्या है? NPK, CA, तो इसमें देखें नाइट्रोजन, पोटास, ये सब फसल के जो है पोषक तत्व हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं इससे। एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल में क्या शामिल है? फसल, डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बतख पालन। गांव में संरचना सुविधा के विकास हेतु सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के किस फंड का प्रावधान किया गया? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसानों की आय बढ़ाने हेतु कौन सा सार्थक प्रयास किया जा रहा है? फार्मर फर्स्ट, मेरा गांव मेरा देश, कृषि आधारित स्टार्टअप, FPFO, आर्या परियोजना। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है? 8.3 से। भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण विस्तार हेतु किन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? 41 मेगा फूड पार्क, 376 कोल्ड चैन परियोजना, 79 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 52 ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। स्मार्ट कृषि हेतु डिजिटल में कौन कौन से कदम उठाए गए? मोबाइल आधारित ऐप कौन से हैं? किसान, एग्री ऐप नेविगेशन के लिए कृषि समाधान और किसान सारथी। जैव विविधता और मधुमक्खी देख लेते हैं। परागकण के रूप में वन आवरण बढ़ाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? मधुमक्खी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली प्रजातियों पूरी तरह से आंशिक रूप से किस पर निर्भर हैं? जीवों के परागण पर। दुनिया की 75% से अधिक खाद्य फसलें, 35% कृषि भूमि किसके भरोसे है? परागण के। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को ही क्यों मनाया जाता है? स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा के जन्मदिन पर। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को। विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 का थीम क्या है? परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में शामिल मधुमक्खी। वर्तमान में मधुमक्खी की प्रजातियों के विलुप्त होने की सामान्य दर क्या है? 100 से 1000 ऋण अधिक। जैविक खेती। जैविक खेती का उद्देश्य जीवंत तथा टिकाऊ खेती का विकास है। जैविक खेती से क्या तात्पर्य है समझते हैं आप? जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, व्याधिनाशियों, शाकनाशियों, पाद वृद्धि नियामकों तथा पशुओं के भोजन में किसी प्रकार के रसायन का उपयोग न किया जाए। जैविक सब्जियों में नाइट्रेट की मात्रा कितने ppS से कम होती है?
ठीक है, जैविक सब्जियों में नाइट्रेट की मात्रा कितने पीपीएस से कम होती है? 50 पीपीएस यह मात्रा है। जैविक खाद्य पदार्थों को का शरीर के प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ाते हैं, जबकि रासायनिक क्या करते हैं? घटाते हैं। जैविक विधि से उगाए जाने वाले फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में किसानों को जैविक उर्वरकों, कृषि बीमा, फसल कटाई, मृदा परीक्षण से संबंधित सेवा कौन सा स्टार्टअप प्रदान कर रहा है? कौन सा? देहात। भारत का पहला बायोमटेरियल स्टार्टअप कौन सा है जो मंदिरों पर चढ़ाए गए फूलों के रिसाइकल करके उनसे ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है? कौन सा? देहात। ब्लिस ट्री स्टार्टअप किस राज्य में कार्यरत है? तमिलनाडु में। हैदराबाद के किस स्टार्टअप द्वारा मोटे अनाजों के जैविक उत्पादों और फल सब्जियों मिलाकर रेडी टू ईट स्नैक्स तैयार किया है? मिलेनोवा। जैविक फफूंदी नाशक नाम क्या है जो भूमि जनित उत्पन्न रोगों के नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का उपयोग किन फसलों में किया जाता है? गन्ना, कपास, चना, अरहर, गेहूं, दाल वाली फसल। ट्राइकोडर्मा को कैसे स्थान पर रखा जाता है? ठंडे व हवादार स्थान पे। जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है सरकार द्वारा? परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन विकास योजना 2015 से। कभी कभी क्या होता है ना, किसी योजनाओं का जो लॉन्च की जाती है वह समय भी पूछा जाता है, इसलिए यह भी याद रखा करिए। किस बजट में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया 2022-23 में? गंगा नदी के कितने किलोमीटर गलियारे में किसानों की भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाना है? 5 किलोमीटर के। अगर किसी जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो किस विधि से उस जगह को फिर से हरा भरा किया जा सकता है? जापान की मियावाकी तकनीक से। ठीक है, मियावाकी तकनीक ऐसा है कि जैसे थोड़े से क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधों को ग्रो करना जो धीरे धीरे अपने आसपास बहुत सारे और पौधों के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार कर देते हैं। और वे पौधे छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। ठीक है, उनकी कटाई छटाई करके बहुत नियंत्रित रखा जाता है और धीरे धीरे वह जो है हरी भरी भूमि के रूप में बदल जाता है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में शामिल किया था, इसीलिए बहुत चर्चा में हो गई थी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने इसको देखा था, इस तकनीक को यूट्यूब पे? अगर नहीं तो जरूर जाके देखिए, बहुत अच्छी पहल है। भारत विश्व में मोटे अनाज का उत्पादक है, सबसे बड़ा। भारत में कुल मोटे अनाज में बाजरा ज्वार का विश्व के कुल पैदावार का कितना प्रतिशत है? 19%। भारत में मोटे अनाज पैदा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसे एपिडा कहते हैं, रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में मोटे अनाजों का कुल उपज कितना प्रतिशत हिस्सा 10 राज्यों में पैदा हुआ? 98% उपज का केवल 10 राज्यों में। भारत में मोटे अनाज की औसत उत्पादकता कितनी है? 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मोटे अनाज कुल पैदावार को 83% हिस्सा किन राज्यों में उत्पादित होता है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश। मोटे अनाज के पोषक गुण क्या क्या होते हैं? यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज, ग्लूटोन से भरपूर होते हैं। अब देखते हैं योजना जो आई थी जुलाई में, मैगजीन मंथली आती है, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण मैगजीन है मित्रों, अगर आप ध्यान दीजिए इस बात को तो एक चीज देखेंगे कि यहाँ जितनी मटेरियल आपको मिल रहा है ना, यह केवल आप सारा कुछ इकट्ठा करने में मंथली आपका जो खर्च बैठेगा ना, वह लगभग 150 से 200 रुपए बैठना है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फ्री में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी बहुत ही कहा जाए तो शॉर्ट में, संक्षेप में। सर्वप्रथम किस हिंदी फिल्म में सहकारी समिति की ताकत को दिखाया गया था? किसमें? मंथन। भारत सरकार द्वारा 7 जुलाई 21 को किस मंत्रालय का गठन किया गया? सहकारिता मंत्रालय का। और मंत्री किसे बनाया गया है बताइए? सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य सहकार से समृद्धि। सहकारी समितियां क्या है? सामुदायिक स्तर का व्यावसायिक संगठन जिनके पास सामाजिक पूंजी उत्पन्न करने और शोषित करने की असाधारण क्षमता होती है। सहकारी ऋण समिति अधिनियम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1904 में। सहकारिता पर 1914 से 15 में कौन सी समिति गठित की गई? मैकलेगन समिति। भारत में सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? 8.54। भारत के 98 गांवों में मौजूद सहकारी समितियों की सदस्य संख्या कितनी है? 29 करोड़। सहकारी प्रमुख सिद्धांत क्या है? स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता, स्वतंत्रता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना, समुदायों के लिए सरोकार, समितियों के बीच सहयोग। सहकारिता की समृद्धि के प्रमुख मापदंड क्या है? पीपल, कोऑपरेटिव विद पीपल, प्रोडक्शन बाय पीपल,
पीपल बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट विद पर्पज, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ लिविंग, इज ऑफ क्रेडिट एक्सेस, इज ऑफ कोऑपरेशन। कुल मिला के यहाँ क्या किया जा रहा है, पहले चीज बताया जाए कि लोगों के लिए है पीपल, कोऑपरेटिव विद पीपल, प्रोडक्शन बाय पीपल, और पीपल बिफोर प्रॉफिट मतलब लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, यहाँ उससे पहले लोग हैं। डिक्रिप्टिंग स्क्वाड कोऑपरेशन में क्या क्या शामिल है, स्क्वाड में सेल रिलायंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस, अनसेकेबल कोऑपरेटिव मोमेंट, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, डेवलपमेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। प्रतिस्पर्धा और सहकारिता, तो यहाँ देखिए सिट्रीटलिंग किसान संघ नामक सहकारी संगठन भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में। सिट्रीटलिंग किसान संघ की स्थापना 2004 में की गई। यह एक इकाई को व्यवसाय में कब माना जाएगा, एक इकाई को व्यवसाय में कब माना जाएगा, यदि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है। भारत की सबसे बड़ी और सफल डेयरी कौन सी है, अमूल। कर्नाटक दूध महासंघ के स्वामित्व वाला दूध ब्रांड कौन सा है, नंदिनी गुड लाइफ। किस राज्य का अंजार कंदी शहरी सहकारी बैंक नारियल आधारित उत्पाद जैसे खोपरा, नारियल पानी, तेल बेचता है, केरल। मानदेशी एक महिला केंद्रीय सूक्ष्म उद्यम सहकारी संगठन कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। मानदेशी सहकारी संगठन की स्थापना कब हुई, 1997 में। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना कितने स्तर की है, 3 की। 3 स्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना कौन सी है, राज्य सहकारी, जिला स्तर की जिला केंद्रीय सहकारी और गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। 3 स्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का उद्देश्य क्या है, किसान सदस्यों का समय पर पर्याप्त और किफायती सहकारी ऋण प्रदान करना। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्य या मालिक कौन होते हैं, कौन होता है, किसान। इको बॉनेट कब लॉन्च किया गया, 2017 में। इको बॉनेट क्या है, कोच्चि स्थित एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सिंदल काम बैंक। गृह सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने PACS के कंप्यूटरीकरण पर कितने करोड़ रुपए खर्च किया गया है, 2516 करोड़ रुपए का। देश के सभी संस्थाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों का कितना प्रतिशत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का है, 41%, 3.1 करोड़ किसान। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से कुल KCC ऋणों का कितना प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को जोड़ा जाता है, 95% छोटे और सीमांत होते हैं। किन राज्यों में सहकारी समितियां, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं, कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ बहुत ज्यादा है। भारत में सहकारी समितियों से संबंधित कानूनी ढांचे का निर्माण किस कानून द्वारा होता है, सहकारी समिति अधिनियम 1912। म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसाइटी एक्ट, बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। ओडिशा सरकार सहकारी दुग्ध संस्थापक, ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ किसके तहत पंजीकृत है, सहकारी समिति अधिनियम 1962। OMFED की मुख्य गतिविधियां क्या हैं, दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रचार, उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन। सहकारी समितियों के नवाचार प्रौद्योगिकी, दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी 30 लाख सहकारी संगठनों में से किसी एक का हिस्सा है, 12%। विश्व सहकारिता के अनुसार सबसे बड़ी 300 सहकारी समितियों ने कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार सूचित किया है, 2146 अरब। पत्र पत्रिका सार संक्षेप देखते हैं। सहकारी समितियां दुनिया भर में कितने करोड़ लोगों को नौकरी या काम के अवसर प्रदान करती हैं, 28 करोड़, आबादी का लगभग 10%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वैश्विक कृषि उत्पादन कितने प्रतिशत से अधिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है, 50%। मॉन्ड्रेगन कहाँ की सहकारी समिति है, स्पेन का श्रमिक सहकारी संघ है। डिजिटली सक्षम वेब 4.0 और उद्योग 4.0 कुछ ऐसे नवाचार हैं जो किसका लाभ लेने के लिए तैयार हैं, AI, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। उद्योग 4.0 का बाजार 2024 तक कितने होने की उम्मीद है, 156 अरब 60 करोड़ $। भारत में डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियां किस संरचना का पालन करती हैं, त्रिस्तरीय संरचना। मत्स्य सहकारिता के बारे में देख लेते हैं। विश्व का तीसरा मत्स्य उत्पादक कौन सा देश है, भारत। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, 7.93%। कौन सा देश विश्व स्तर पर एक्वाकल्चर मछली उत्पादक के दूसरे स्थान पर है, भारत। मत्स्य भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत योगदान देता है, 1%। मत्स्य क्षेत्र में भारत की वार्षिक निर्यात आय कितनी है, 50,000 करोड़ से अधिक। 2000 यहाँ पे 20,050 करोड़ रुपए के कुल परियोजना व्यय के साथ किस वर्ष प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया गया था, 2014 में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नीली क्रांति आरंभ हुई थी, 2014 में।
भारत में मत्स्य पालन सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1913 में। 1913 में काला मच्छीजार सहकारी समिति के नाम से पहली मछुआरा संस्था किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे जहां प्रति समिति सदस्यता 144 प्रति समिति के राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है? असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, दमन, दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। मत्स्य पालन सहकारिता आंदोलन किसान के लिए राष्ट्रीय स्तर सहकारी संगठन कौन सा है? नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। किस कॉपकेट बोला जाता है? मई के मध्य में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान का नाम क्या था? मोचा। मोचा शहर कहाँ अवस्थित है? यमन में लाल सागर के तट पर। मोचा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के व्यापार के लिए। 15 जून को गुजरात तट पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने वाले तूफान का नाम क्या था? बिपरजॉय। बिपरजॉय का नाम किसके द्वारा दिया गया? बांग्लादेश। बिपरजॉय का शाब्दिक अर्थ आपदा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य द्वारा इस नाम को कब स्वीकार किया गया? 2020। तेजी से गोल गोल घूमने पर उत्पन्न तूफान क्या कहलाते हैं? बवंडर। कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान को चक्रवाती तूफान कहा जाता है? 74 मील प्रति घंटे। उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले तूफान क्या कहलाते हैं? हरिकेन या टाइफून। भारत के हिस्से के दक्षिणी अर्धगोलार्ध में उठने वाले तूफान क्या कहलाते हैं? साइक्लोन या चक्रवात। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? अक्ष या आंख। 1865 में भारत किस स्थान पर समुद्री बाउंडर आने से पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित की गई? कोलकाता बंदरगाह। भारत मौसम विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। सन 1880 तक पश्चिमी तट के किन स्थानों पर तूफान पूर्व सूचना केंद्र स्थापित हो गए थे? मुंबई, कराची, रत्नागिरी, करवार और कुमरा। 1969 में भारत सरकार आंध्र प्रदेश में बार बार आ रहे तूफान, पलायन, नुकसान के हालातों को देखते हुए किस कमेटी का गठन किया था? साइक्लोन डिस्ट्रॉन मिटिगेशन कमेटी। अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? थाईलैंड। अम्फान का अर्थ था आकाश। हिंद महासागरीय चक्रवातों का अध्ययन के 2004 में भारत के पहल पर किन 8 देशों का एक संगठन बनाया गया? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, जो कि बांग्लादेश हिंद महासागर से लगे हुए हैं। प्रत्येक महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों के नाम किनके द्वारा रखे गए? विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, इसके द्वारा नामकरण किया जाता है। सभी देश अपनी एक लिस्ट दे देते हैं और उसके बाद अल्टरनेट उसमें नाम रखे जाते रहते हैं। दुनिया में कितने विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र हैं? 6 विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र 5 हैं। आर्यमानी नई दिल्ली किन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम देते हैं? बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के ऊपर। चक्रवातों के नाम किस संधि के आधार पर रखे जाने लगे? अटलांटिक क्षेत्र में 1953 की एक संधि के द्वारा। भारत के जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ग्रीष्मकालीन मानसून। भारतीय मानसून प्रणाली की विशेषता क्या है? हवाओं का एक विशिष्ट मौसमी उत्क्रमण। भारतीय ग्रीष्म मानसून के बनने का क्या कारण है? भूमि और महासागर के बीच विभेदक तापमान। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में पहुंचने के बाद मानसूनी हवाएं कितनी शाखाओं में विभाजित होती हैं? 2। मानसून की अवधि कब से कब तक? जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक, 100 से 120 दिनों तक। भारतीय मानसून किससे प्रभावित होता है? एलनीनो दक्षिणी दोलन से। एलनीनो की घटना भारतीय मानसून क्या प्रभाव पड़ती है? यहाँ एलमीनो है, एलनीनो होगा। भारतीय ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कम कर देता है। मानसून की भविष्यवाणी करने वाला संस्थान भारत में कौन सा है? भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, जो पुणे में है। ग्रहों की पहचान नंगी आंखों से देखना संभव है? शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल को। सूर्य का निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? बुध है। भोर का तारा, साइन का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र। यहाँ शोर है, भोर होगा। ग्रह किसकी रोशनी चमकते हैं? तारों की। किसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है? तारा। कौन सा एकमात्र तारा है जिसकी सतह देखी जा सकती है? सूर्य। ग्रहों की चमक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पृथ्वी से दूरी और ग्रह की स्थिति। देखते हैं विज्ञान का। मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण और किस तकनीक के जरिए कारों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है? वियरेबल ड्रोन कंप्यूटर इंटरफेस। एलन मस्क किस कंपनी को मानव मस्तिष्क पर नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई? न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक किस संस्थान के नैदानिक परीक्षण की अनुमति है? अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA। पशुओं के दिमाग से न्यूरॉन्स और कंप्यूटर संकेतों के बीच संदेश संप्रेषण क्या कहलाता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। भारत में टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? 11 मई। हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाएगा? 11 मई। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। भारत के विमान 10 ने कब उड़ान भरी थी? 11 मई 1998। DRDO द्वारा त्रिशूल मिसाइल का आखिरी परीक्षण कब किया गया? 11 मई 1998। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम क्या थी? स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट।
1974 से पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग वृद्धा, नहीं बुद्धा होगा यहाँ। मिसप्रिंट की वजह से देखिए, अब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो नो डाउट कि ये सब मिस्टेक्स आप लोग शायद ही चेंज कर पाएँ। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इग्नाइटिंग यंग टू इनोवेट, इग्नाइटिंग यंग टू इनोवेट का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र अपनी रचनात्मकता को उजागर कर सकें और एक जुनून विकसित कर सकें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? जून 1981 में। भारत के जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह जी को। वन पुरुष के नाम से जादव मोलाई पायंग को। बर्डमैन के नाम से सलीम अली। टाइगर मैन के नाम से कैलाश सांखला। डॉल्फिन मैन के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा। एराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में है? केरल में। भारत ब्लू लैग वाले समुद्र तटों की संख्या कितनी है? यहाँ देखिए काफी गलतियां हैं। भारत में ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तटों कितनी संख्या है? 10। हलारी किस पशु की नस्ल है? गधा। किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 मार्च को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष होगी? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1992 में। नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार 2020 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167। हाल ही में गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? असम में। भारत का ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाए? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम। भारत की पहली लिथियम आयल सेल फैक्ट्री का उद्घाटन तिरुपति, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? एसडीजे 6 को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। जब किसी क्षेत्र का तापमान ऐतिहासिक औसत से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? हीट वेव या लू। मौसम विभाग के अनुसार कितने डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में लू चलने लगती है? 40 से ऊपर। खतरनाक लू की श्रेणी में कितने डिग्री के बाद माना जाता है? 47 डिग्री। हीट वेव का आरंभ कब होता है? जब वायुमंडल में उच्च दबाव बनता है, इसके बाद यह गर्म हवा को भूमि की ओर लाता है। हीट वेव का से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेट, ऐंठन, थकावट, हीट स्ट्रोक जैसी समस्या। किलमोड़ फल, किलमोड़ को वनस्पति के जगत में क्या कहा जाता है? बर्बेटिस। किलमोड़ का पौधा कितने लंबाई होता है? 1 से 5 मीटर। किलमोड़ किस प्रकार का पौधा है? पर्णपाती सदाबहार। किलमोड़ किन क्षेत्रों में पाया जाता है? समशीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय। इसका पुष्प किस प्रकार का होता है? पीला नारंगी रंग का। किलमोड़ के फल किस प्रकार के होते हैं? गहरे लाल या नीले रंग या अंडाकार आकार के। किलमोड़ पौधे विश्व में कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। जब उष्ण कटिबंधीय की बात की गई तो यही क्षेत्र हो गए नो डाउट। किलमोड़ के पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, असम, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड। बर्बेडिरस बर्बेडिस वंश के पादप किलमोड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दारू हल्दी, दारू हरिद्रा, एशियन बर्बेरी आदि। किलमोड़ में किस प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन सी की। ईरान में इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? जैम, जेली और कैडीज में। किलमोड़ में कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं? कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर इत्यादि। फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन आदि। किलमोड़ में कौन से तत्व पाए जाते हैं? एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल। बहुत काम का है। अब सौर ज्वाला की बात करते हैं, सौर फ्लेम की। भारत सूर्य को कौन सा मिशन भेजेगा? आदित्य L1। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र की जिस चक्र से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सौर चक्र। सूर्य की सतह पर अत्यधिक चमकदार प्रकाश देखने की घटना क्या कहलाती है? सन लेयर कहलाती है। अब चर्चित शब्द और यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं इनके चर्चित शब्द कौन कौन से हैं। चलिए तो चर्चित शब्द यहाँ पे दिए गए हैं कुछ, जैसे ट्यूनिकेट्स दिया गया है। ट्यूनिकेट्स क्या है यहाँ देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। शोधकर्ताओं ने लगभग 500 मिलियन वर्ष प्राचीन ट्यूनिकेट्स के जीवाश्म की खोज की है। ठीक है, क्या है ट्यूनिकेट्स? इसके आमतौर पर समुद्री स्क्वर्ट्स कहा जाता है। समुद्री जानवरों का एक समूह है जो अपना अधिकांश जीवन गोदी, चट्टानों, नावों के नीचे से जुड़े हुए बिताते हैं। समुद्री अकशेरुकी जीवों की एक प्रजाति है जो महासागरों में उथले जल में पाई जाती है। इनके शरीर में 2 साइफन होते हैं जो इसके भोजन करने और एवं जल के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसके जीवाश्म को मेगासिन थाइलाकोस नाम दिया जाता है। इस जीवाश्म को मेगासोफिन सिफोन थाइलाकोस नाम दिया गया है। ट्यूनिकेट को 2 मुख्य वंश एस्केडियासिन और एपेंडिकुलियारिस नाम दिया गया है। ठीक है, PBWRS1 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा
गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, क्या है यह? PWSRS-1 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की एक प्रजाति है। ठीक है, इसमें एमाइलोज स्टार्च सामग्री की अधिकता होती है। टाइप 2 मधुमेह हृदय रोगी जोखिम को कम करता है। खाद्य पदार्थ रक्त प्रवाह में ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करता है। साथ ही धीमी गति से पचने के कारण इसे मोटापे से निपटने में मदद मिलती है। गेहूं की यह किस्म पीले भूरे रतुआ कवक रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधी है। गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना उत्पादकता इसकी कम है फिलहाल। अब फायदे अनेक हैं तो कुछ तो नुकसान होगा। ब्लड फॉल्स हाल ही में शोध हुआ है। अनोखा रंग बर्फ से रिसने वाले लौह लवण के कारण होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। ठीक है, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिक के टेलर ग्लेशियर से निकलने वाली लाल रंग की नदी है। साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक आयरन मौजूद है। लौह नमक का मतलब है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। यह अंटार्कटिक के मैकमोर्डो ड्राई वैलीज क्षेत्र में स्थित है। दुनिया के सबसे ठंडे न्यूनतम आवास योग्य क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने पहले खून के झरने की खोज 1911 में की थी। इसके अनुसार जल में रहने वाले लाल शैवाल इसके लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते थे। ठीक है, ये बस आपके इंटरेस्ट के लिए है, थोड़ा बहुत कभी कभार यहां से प्रश्न बन सकता है, खास संभावना नहीं होती। अन्न पूर्ति जुलाई 23 में नई दिल्ली में आयोजित केंद्र शासित प्रदेश में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्न पूर्ति का प्रदर्शन किया गया। क्या है यह? एक स्वचालित मल्टी कमोडिटी अनाज वितरण मशीन है। एक प्रकार का अनाज एटीएम कहेंगे। अनाज डिस्पेंसर को विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत ने विकसित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित मासिक सब्सिडी वाली अनाज 24x7 पहुंच सुनिश्चित करता है। यह 0.01% की त्रुटि के साथ 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरण कर सकता है। खजान भूमि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार गोवा के कैवेलोसिम में खजान भूमि पर निर्माण के लिए पर्यावरण नियमों के पालन करने में गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण विफल रहा। खजान गोवा तटीय आर्द्र भूमि है जो गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% है। एक निचला लवणी जमाव वाला क्षेत्र है जो ज्वारीय प्रवाह से प्रभावित होता है। इसका उपयोग क्या है? झींगा पालन, कृषि, नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। यह बाढ़ के समय मुख्य जल निकास प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आर्कनीय द्वीप समूह इस द्वीप समूह ने ब्रिटेन से अलग होकर नॉर्वे का एक स्वशासित क्षेत्र बनने का प्रस्ताव पारित किया है। आर्कने स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित 70 द्वीपों का समूह है जिसमें केवल 20 पर ही मानव आबादी है। ठीक है, इस द्वीप का निर्माण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के हिमानी क्षरण से हुआ था। पेटलैंड फर्थ जलडमरू मध्य से स्कॉटलैंड के मुख्य भूमि से अलग होता है। 15वीं शताब्दी के अंत तक नॉर्वे और डेनिश शासन के अधीन था। वर्तमान में स्कॉटलैंड के अधीन है। इस द्वीप पर 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्कारा ब्रे, रिंग ऑफर ब्रोडगर, स्टैंडिंग स्टोन ऑफ स्टेनेस, मेसोवे मकबरा स्थित है। हेमोरेजिक फीवर क्या है यह? टिक्स से फैलने वाले संक्रमण क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर के बारे में अलर्ट जारी किया है। यह वायरल हेमोरेजिक फीवर है जो टिक्स विषैले जानवरों के उत्तकों के संपर्क में आने से फैलता है। WHO के अनुसार यह महामारी की संभावना उच्च मामले मृत्यु दर 10 से 40% है। रोकथाम उपचार से कठिनाई के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। प्रारंभ में अफ्रीका, बाल्कन देशों, मध्य पूर्व एशिया कुछ हिस्सों में स्थानिक CCHF यूरोप में उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र की ओर फैला। स्पेन वगैरह में भी एक काफी फैले। लक्षण क्या है? बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, पेट में दर्द, मनोस्थिति में बदलाव आदि। एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का CCHF संक्रमण के उपचार में संभावित लाभ पाया गया है। हुलाक गिबन भारत की एकमात्र वानर प्रजाति हुलाक गिबन के संरक्षण से गंभीर वैश्विक चिंता बन गई। ये वानर की एक प्रजाति है। गिबन दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। सभी वानरों में सबसे छोटे एवं समझदार वानरों के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क ने चीन के हैनान प्रांत के हाईको में अपनी उद्घाटन बैठक आयोजित की थी। ठीक है, बस इतना यहाँ काफी इनके लिए जानना। 12,000 आबादी है लगभग इनकी। ठीक है, ये जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इन सब में पाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 अलग हुलाक गिब्बन प्रजातियां पाई जाती हैं, पूर्वी हुलाक और पश्चिमी हुलाक। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? तमिलनाडु, भारत के डॉक्टरों और जापान के वैज्ञानिकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के परिणाम स्वरूप ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए रोग संशोधित उपचार का विकास हुआ है। क्या है यह? दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जो मांसपेशियों द्वारा डिस्ट्रोफिन का उत्पादन करने में असमर्थता दर्शाती है। इस उपचार में बीटा ग्लूकॉन नामक एक खाद्य योज्य का उपयोग किया जाता है। ईस्ट आरियोबैसिडियम पुल्लांस N163 स्टेन से प्राप्त होता है। एक एंजाइम है जो मांसपेशियों की टूट फूट के साथ साथ इसके पुनर्जनन में सहायता करता है।
केवल बालकों को प्रभावित करती है बीमारी। डिस्ट्रोफिन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों को नुकसान होता है, परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी आती है। शुरुआती किशोरावस्था में व्हीलचेयर पर निर्भर रहने की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है। तैरता हुआ सोना। स्पेनिश द्वीप ला पाल्मा के समुद्र तट पर एक मृत व्हेल के पेट में सोने का टुकड़ा पाया जाने के कारण सब प्रकाश में आया। एम्बर ग्रीस कहा जाता है इसे, ठीक है। कुछ लोग इसे व्हेल की उल्टी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। एम्बर ग्रीस ग्रे एम्बर की साधारण रूप से व्हेल की उल्टी के रूप में जाना जाता है। स्पर्म व्हेल की आंत में उत्पन्न होने वाला एक ठोस मोमी पदार्थ है जो अनुमानतः केवल 1% व्हेल द्वारा निर्मित होता है। रासायनिक रूप से एम्बर ग्रीस में अल्कलाइड एसिड और एम्ब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल के समान होता है। उच्च मूल्य के कारण इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। परफ्यूम बाजार में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। स्पर्म व्हेल गहरे नीले भूरे रंग की होती है जिसके पेट पर सफेद धब्बे होते हैं। वे दुनिया में समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जल में पाई जाती है। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स की परिशिष्ट में उल्लिखित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। अब 1 का मतलब है कि बहुत ज्यादा संरक्षित है, ये जो है इसे काफी सुरक्षा प्राप्त है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम। पेरू के गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले हाल ही में वृद्धि देखते हुए 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। हो सकता है प्रश्न बन जाए कहां पे अभी राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 3 महीने के लिए। एक प्रकार का ऑटो इम्यून विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द एवं सुन्नता जैसे लक्षण देखे जाते हैं। 6 से 12 माह या उससे अधिक समय तक चलने वाले पक्षाघात में परिवर्तित हो सकता है। सिंड्रोम मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान, स्पर्श संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। यह वयस्क पुरुषों में अधिक सामान्य है। यह सभी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है। भारत बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, कृषि अवसंरचना के वित्तीयन को बढ़ावा देने की भारत अभियान शुरू किया है। इसका मतलब क्या है? फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से एक वित्त पोषण संबंधी सुविधा है। धन के प्रवाह को तेजी लाने के लिए मंत्रालय ने भारत अभियान की शुरुआत की है। यहाँ क्या होगा? एग्री इंफ्रा फंड के प्रचार के सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया गया है बैंकों से। यह 1 महीने तक चलेगा, ठीक है। सिल्क रोडस्टर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने सिल्क रोडस्टर नामक मंच के तहत कई नई परियोजनाएं शुरू की है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिल्क रोड रोडस्टर प्लेटफॉर्म पेश किया गया है। 5 परियोजनाओं का आरंभ किया गया है प्लेटफॉर्म के। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इतना नहीं है, अगर भारत के आसपास होता जरूर महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि मत कही भारत का पड़ोसी देश क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन हर चीज महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय नौसेना ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन G20 सचिवालय के सहयोग से G20 थिंक नाम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। G20 थिंक कक्षा 9 से 12 पे पढ़ने वाले छात्रों के समकक्ष डिजाइन की गई एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना के बारे में सबसे प्रतिभाशाली युवा दिमागों को रोशन करना, जिन्हें भविष्य का नेता माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम एक विश्व एक परिवार है की भावना के साथ स्थायी मित्रता को बढ़ावा देना इनका काम है। चलिए आगे देखते हैं। कैसिलमैन सेवर 10वां संस्करण 21 जुलाई 2023 को टाउनसिल विले HMAS कैनबरा में शुरू किया गया। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका 11 भागीदार देश हैं। टेलिसमैन सेवर अपनी सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है अपनी तरह का। 30,000 से अधिक सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। 23 में आयोजित अभ्यास क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में आयोजित हो रहा है। ये प्रमुख संगठन हैं और उसके बाद इनके जो है संबंधित कुछ चीज़ें हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है यह, इसलिए यह भी हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं, इनके नाम और जो है इनकी स्थापना वगैरह जीके के अंतर्गत यह भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये देख लेते हैं। वर्ष 2005 में स्थापित किया गया प्रथम शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक चुनौतियों, रणनीतिक संवाद, सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं का एक मंच है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के 10 सदस्य देश शामिल हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के साथ 8 सदस्यीय देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं इसमें। अगला है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नाम बहुत बार सुना होगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कई बार रहा है, ब्लैक लिस्टेड का प्लान चल रहा था,
तो नहीं हो पाया। स्थापना 1989 में की गई G7 देशों के द्वारा पेरिस में आयोजित बैठक में की गई। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है संस्था है, यह देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, पैसे को गलत तरीके से आदान प्रदान तो नहीं किया जा रहा है, आतंकी गतिविधियों में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में है। सदस्य देश इसमें कौन कौन से, इतने ही याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भारत है, यह आपको याद रखना है, बस हो गया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे नाटो कहा जाता है, 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि, वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, एक सैन्य संगठन है, ध्यान रखिएगा। 31 देश शामिल हैं, 31वां फिनलैंड बना। मूल सदस्य बेल्जियम, ज्यादातर यूरोपीय कंट्री हैं उससे के साथ साथ। ठीक है, एलाइड कमांड्स का ऑपरेशन मुख्यालय मांस बेल्जियम में है, भारत सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB स्थापना कब की गई? 25 दिसंबर 2015 को नामक के बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से किया गया इसे। ठीक है, मुख्यालय बीजिंग में है इसका। जनवरी 2016 में परिचालन प्रारंभ हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम सहित G20 के 14 सदस्य देश AIIB के भी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 193 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया था इसका नाम घोषणा। और इसके 6 प्रमुख अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय आदि। 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। वन्य जीव वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर कन्वेंशन 1975 में किया गया। 183 पक्षकार देश हैं, यानी पार्टीज हैं इसमें। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1961 में की गई। ठीक है, और खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने मुख्यालय रोम इटली में की गई इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का एक सदस्य है। ठीक है, यह UNSDG। शेयर द मील संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक पहल है। यूरोपियन यूनियन 1962 में 6 देशों द्वारा अपने कोयला इस्पात को उत्पादन को एक आम बाजार में रखकर उसकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करने हेतु पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है, सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसमें 19 देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि 8 देश यूरो का उपयोग नहीं करते। तो कभी कभी ये पूछ लेता है इनमें से यूरो का कौन उपयोग करता है, कौन नहीं करता। तो कौन नहीं करता यही पूछेगा, क्योंकि यूरो उपयोग करने वालों की संख्या ज्यादा है। तो बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन ये नहीं करते हैं। इन्हें याद करना आसान है मैप में अगर आप देखते हैं तो। 1946 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में विंस्टन चर्चिल ने आगे बढ़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप के उद्भव की वकालत की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क 8 दिसंबर 85 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर में किया गया हस्ताक्षर। अफगानिस्तान 2005 में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। मुख्यालय सचिवालय नेपाल काठमांडू में है। 8 सदस्य हैं इसमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और पाकिस्तान की वजह से ये वर्क नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 16 नवंबर 1945 को स्थापित। यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन प्रस्ताव के नाम के आधार पर गठन किया गया। सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया। विश्व विरासत सम्मेलन और सूची जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी कल्पना जुलाई 1944 में की गई। अमेरिका के राज्य न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 1 जुलाई 2030 में आपराधिक रूप से आधिकारिक रूप से स्थापित। 17 जुलाई 98 को 120 देशों की रोम संविधि को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय यह विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। रोम संविधि के अनुसार चलता है, अंतर्राष्ट्रीय संशासित होता है। भारत, चीन, अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं है, यानी कि हम इसमें पार्टीज नहीं हैं। इसके निर्णय हम पर बाध्यकारी नहीं है और हम इसमें जरूरी नहीं कि हमें वहां होना ही चाहिए। ठीक है, 4 मुख्य आपराधिक क्षेत्रीय कार्यालय: नरसंहार का अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध। ये जो है इसके क्षेत्राधिकार हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहा जाता है, प्रशुल्क व्यापार सामान्य समझौता गैट की शुरुआत 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन 25 दिसंबर 1996 में रबाता शिखर सम्मेलन हुआ। राष्ट्रों की संख्या 57 है, 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है। पाकिस्तान संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक है, इसमें हालांकि भारत को भी यहाँ समय समय पर
बुलाया जाता है बैठक में भाग लेने के लिए। पाकिस्तान द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है लेकिन कुछ होता नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना 1948 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। 7 अप्रैल 1948 को कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में 7 अप्रैल प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में वर्साई की संधि द्वारा स्थापित। 46 संयुक्त राष्ट्र संबंधी विशिष्ट पहल एजेंसी बना, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य वैश्विक शांति हेतु सामाजिक न्याय की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार, श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है इत्यादि कार्य करता है। G7 देख लेते हैं। गठन 1975 में किया गया। अंतर सरकारी संगठन है। उत्पत्ति 1973 में तेल संकट को मद्देनजर फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, USA, ग्रेट ब्रिटेन, जापान 5 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में की गई। 97 में मूल 7 देशों के समूह के रूप में रूस शामिल होने के बाद G7 को कई वर्षों तक G8 के रूप में भी जाना गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया के एनेक्स करने के बाद में इसको पनिश करने के लिए जो है रूस को निकाल दिया गया और G7 पुनः हो गया। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार RCEP, इस समझौते को आर्थिक औपचारिक रूप से 2012 में की गई। आसियान और मुक्त व्यापार समझौते FATF, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार और सरल बनाना इसका मकसद था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी यह क्रॉनिकल की मैगजीन समाप्त होती है। हम बहुत जल्दी आपके लिए और भी जो मैगजीन घटना चक्र वगैरह की आती रहती हैं, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बुक आती है, दृष्टि की इकाई है जो उत्तर प्रदेश विशेष है, सबको कवर कराऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगता है, अभी स्टार्ट हुआ है तो शुरुआत है और शुरुआत की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नोट्स बनाइए, जैसा कि बनाओ अपना नोट्स, हमारा हैशटैग है, तो इसको करिए। और बाकी हम नई मैगजीन लेके आपके साथ मिलते हैं नए मटेरियल के साथ। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए।